हेलो एवरीवन। ये ड्रामा सीरीज इस तरह स्टार्ट होता है कि हमें हमारी फीमेल लीड यजी को दिखाते हैं जो कि एक वेडिंग सेरेमनी इस वक्त अटेंड कर रही थी और ये वेडिंग उसकी बेस्ट फ्रेंड जू और युआन की थी। उन दोनों को जब वो देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में सैडनेस भी थी। वो सोचने लगती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को तो उसका ट्रू लव मिल चुका, वो दोनों अब हमेशा इकट्ठे रहेंगे, लेकिन मेरी लाइफ का क्या। मुझे लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा लव मिला और वो मुझसे इतना दूर चला गया। अगर वो मेरे साथ होता तो शायद आज मेरी भी वेडिंग हो चुकी होती। उसे ऐसी फीलिंग आने लगती है कि जैसे किस्मत उसके साथ नाइंसाफी कर रही है। और इसी के साथ ही हम एक फ्लैशबैक में ले जाते हैं और ये सारी थी यजी की यादें। ये बात है उस साल की जब उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था और वहाँ पर था उसका पहला दिन, जब वो और जू दोनों बहुत एक्साइटेड थे। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद उनका ड्रीम पूरा हो चुका था। अब जू कहने लगती है कि यहाँ पर आके मैंने अपना हॉरोस्कोप चेक किया है और तुम्हारा भी, और पता चलता है कि आज ही तुम्हें कोई ना कोई ऐसा प्रिंस चार्मिंग जरूर मिलेगा जो कि तुम्हारी लाइफ में लव को ब्लूम करेगा। लेकिन यजी को उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। वो कहती है कि ये तो ऐसे ही बकवास करती रहेगी, मैं जाती हूँ और जरा अपने कैंपस का एक राउंड तो लगा कर आती हूँ। जू अपने कामों में लग जाती है जबकि यजी सॉन्ग सुनती हुई अपने डिपार्टमेंट में चली जाती है। वहाँ पर उसे एक आई कैचिंग सी पेंटिंग दिखाई देती है जो कि एक लड़का ड्रॉ कर रहा था। वो उस पेंटिंग को जैसे ही देखती है तो देखती ही रह जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ पर एक सीन क्रिएट होने वाला है। उसी पेंटिंग को बनाने वाले लड़के के साथ एक लड़की आती है और उसे डांटने लगती है और कहती है, मैं मूवी में सारा टाइम तुम्हारा वेट करती रही, तुमने नहीं आना था तो मुझे पहले ही बता देते। लेकिन वो आगे से कहने लगता है कि मेरी पहले ही एक गर्लफ्रेंड है, और ये सुनते ही उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ जाता है। और इसी थप्पड़ के साथ ही हमारी फीमेल लीड यजी को अपना हीरो दिखाई देता है जिसका नाम शियांग है। शियांग भी जैसे ही यजी को देखता तो फौरन विंडो से बाहर एक जंप लगाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, यही तो है मेरी गर्लफ्रेंड और मैं चला इसके साथ। अब वो हाथ पकड़कर उसे भगाकर अपने साथ लेकर जा रहा था। यजी तो बस एकदम मेस्मराइज्ड रह गई थी क्योंकि उसे अपने हॉरोस्कोप वाली बात याद आ रही थी। लेकिन उसका नशा तब टूटता है जब वो लोग एक पॉन्ड के किनारे पहुंच जाते हैं। वो उससे बोलती है, अब मेरा हाथ छोड़ दो। शियांग उसे छोड़ तो देता है, लेकिन वो आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसने अपनी हैंड फ्री उससे छुड़ानी थी। लेकिन यजी डर जाती है और यहीं पर ही वो ट्रेम्बल करती है और वो दोनों पॉन्ड में गिर जाते हैं। उनकी इस तरह की रोमांटिक लैंडिंग हुई थी। शियांग तो इस एक्सीडेंट से काफी खुश नजर आता है, लेकिन यजी वो घबरा जाती है, एम्बैरस होकर अपना सारा सामान अपने बैग में डालती है और वहाँ से भागने की करती है। अब वो सोचती है कि कैंपस में फर्स्ट डे, इतनी बैड लक, मैं तो भीगी बिल्ली बनकर आ रही हूँ। इतने में वो अपने हॉस्टल में भी पहुंच जाती है जहां पर उसकी मुलाकात अपनी बाकी रूममेट से होती है। यहीं पर ही जू भी थी। वो तो उससे पूछने लगती है कि तुम आज किससे मिलकर आई हो, क्या मिला तुम्हें तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग। इतने में उसका बैग अनपैक करा रही थी तो वहीं पर ही उसे एक आईपॉड दिखाई देता है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल का था। सभी वो देखकर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन पीछे उसके ऑनर का नाम भी लिखा हुआ था जो कि था शियांग। एक्चुअली गलती से उसने अपने फोन के साथ साथ शियांग का आईपॉड भी अपने बैग में डाल लिया था। अब जू तो शियांग को बहुत अच्छे से जानती थी। उसने अपनी यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन इकट्ठी की हुई थी। वो बताती है कि शियांग आर्ट डिपार्टमेंट का हीरो है और एक्चुअली उसके पीछे यूनिवर्सिटी की आधी लड़कियां दीवानी है, लेकिन सबको वो यही बोलता है कि मेरी तो एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये एक झूठ है, वो एक्चुअली सिंगल है। अब यहीं पर ही थोड़ी देर बाद यजी को पता चलता है कि वो आईपॉड तो खराब हो चुका है। अब वो सोचने लगती है कि मेरी मिस्टेक की वजह से उसका इतना कीमती आईपॉड खराब हो गया, मैं किस मुंह से वापस करूं। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यजी और जू दोनों लिन के साथ डिनर कर रहे थे। लिन एक्चुअली यजी का एक फ्रेंड था और उसका कजन भी, जो कि उसी के होम टाउन से था और यहाँ पर यूनिवर्सिटी में उनका सीनियर भी था। तो वो उनको एक वेलकम डिनर देता है और यहीं पर ही जू को नजर आता है युआन, जो कि लिन के डिपार्टमेंट से था। एक्चुअली वो डॉक्टर बन रहे थे दोनों। और जू तो जैसे ही युआन को देखती है तो पहली ही नजर में लगता है उसे दिल दे बैठी थी। और जू का तो माइंड सेट ही कुछ ऐसा था। उसने सोचा हुआ था कि जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, अपनी स्टडीज के साथ साथ मैं अपना लाइफ पार्टनर तलाश करने के मिशन में भी लग जाऊंगी। और लगता है युआन को देखकर कि उसका ये मिशन पूरा हुआ।
लेकिन अब डिनर करके जब वो दोनों वापस लौटती हैं तब बहुत देर हो गई थी और जिस रास्ते से उन्होंने अपने हॉस्टल में एंटर होना था वो गेट लॉक था। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो दीवार पर लांघ के चोरी चोरी वहां पर एंटर हों। और यही करते हुए बहुत मुश्किल से यजी जब दीवार पर चढ़ी हुई थी तो उसी टाइम पर कोई बिजली किसी तेजी से आता है और दीवार बलांग कर आगे गुजर जाता है। एक्चुअली वो शियांग था। शियांग उसे हाथ भी देता है अपना उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा नखरा करती है, उसे इग्नोर कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो नीचे जंप करती है तो बेचारी बुरी तरह से अटक गई थी। उसकी जैकेट ऊपर एक कील में ही फंस गई थी। अब उसे शियांग को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाना पड़ता है। अब शियांग उसके क्लोज आता है, इतना क्लोज कि यजी को अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़ता है। वो उसे देखकर एकदम नर्वस हो गई थी। शियांग उसकी जैकेट छुड़ाता है, उसके सर पर प्यार से हाथ रखता हुआ फिर वहां से निकल जाता है। यजी तो बस उसे देखते ही खो के ही रह गई थी। अब उसके बाद इनकी एक थर्ड मुलाकात होती है और वो थी लाइब्रेरी में, जब यजी एक बुक तलाश कर रही थी। लेकिन उसका हाथ उस बुक तक पहुंचता उससे पहले ही शियांग वहां पर आ जाता है और वो बुक उठा लेता है। वो एक ही बुक थी, यजी भी वो लेना चाहती थी, लेकिन वो कहता है कि एक शर्त पे दूंगा, पहले तुम अपना नाम बताओ और फिर ये बुक तुम्हारी। लेकिन यजी ये सुनते ही वहां से जाने वाली थी तो वो उसे उसके नाम यजी से बुलाता है और कहता है मेरा इंट्रोडक्शन तो लेती जाओ, मैं शियांग हूँ। और उसकी शर्ट पर एक क्यूट सा हार्ट का स्टिकर बना हुआ था। बहुत प्यार से वो उतारता है और उसी के ही चीक्स पर लगा देता है और उसके बाद एक क्यूट सी स्माइल के साथ वो वहां से चला जाता है। वो इतना रोमांटिक और इतना स्वीट था कि यजी का हर दफा हार्ट फ्लटर करके जाता था। लेकिन यजी को तो यही परेशानी लगी हुई थी कि उसका आईपॉड जो उसने खराब कर दिया है वो कैसे उसे ठीक करा कर दे। और फिर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट में ले आते हैं। यजी वेडिंग अटेंड करने के बाद एक स्टोर पर बैठी हुई थी और वहीं पर ही उसे लेने के लिए लिन आता है और यजी लिन के साथ चली जाती है। एक्चुअली लिन का हमेशा से यजी पर क्रश था और आज यजी उससे पूछती है कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग में क्यों नहीं आए, तो वो कहने लगता है कि डॉक्टर्स की लाइफ कुछ ऐसी ही होती है। मैं तो रेडी भी हो गया था लेकिन एक इमरजेंसी सर्जरी आ गई जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। उसके बाद लिन उसे उसके घर तक ड्रॉप करता है और स्टेयर्स के पास खड़ा होकर वो उसे एक दफा आवाज देता है कि जैसे उसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर हिम्मत नहीं जुटा पाता और यजी उसकी नजरों के सामने स्टेयर्स चढ़ती हुई अपने घर चली जाती है। वो बस निराश होकर मुड़ गया था, आज फिर उसकी हिम्मत नहीं हो पाई थी। इतने में हमें जू को दिखाते हैं जो कि एक्चुअली पैकिंग कर रही थी अपने हनीमून पर जाने की और साथ ही साथ सोच रही थी कि लिन ने आज सारा कुछ प्रिपेयर किया हुआ था। उसने तो रिंग भी लेकर रखी हुई थी यजी को प्रपोज करने के लिए। पता नहीं वो ऐसा कर पाया है कि नहीं और यजी ने उसे इनकार तो नहीं किया होगा। और यही पता करने के लिए वो फौरन से यजी को कॉल करती है। लेकिन जब वो उसे कॉल करती है तो पता चलता है कि लिन ने आज उसे कुछ भी नहीं बोला था। यहाँ पर जू को ख्याल आने लगता है कि अगर लिन यजी को प्रपोज करे और कहीं वो इनकार न कर दे, लेकिन इनकार की क्या वजह हो सकती है, सिर्फ यही कहीं उसका फर्स्ट लव आज तक उसे भूला ही नहीं हो सकता है ऐसा ही हो। और बात तो वाकई कुछ ऐसी ही थी। यजी के दिलो दिमाग में हमेशा शियांग ही रहता था। अब थोड़े दिनों बाद यजी की आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन थी और वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी आए हुए थे। यहाँ पर जू बहाने से लिन से कहती है कि तुम भी तो इस शहर के गोल्डन बैचलर हो और हमारी यजी भी सिंगल है, क्यों ना तुम दोनों आपस में ही शादी कर लो। लेकिन यजी इस बात को सिर्फ और सिर्फ मजाक में लेती है। लेकिन जू का तो एक्चुअली मन था कि अब मेरी शादी हो गई है तो यजी को भी अपनी लव लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए। इतने में यजी को अपनी आर्ट गैलरी में एक लड़का दिखाई देता है जिसने कैप पहनी हुई थी। उसे पीछे से देखते हुए उसे फौरन से शियांग की यादें आने लगती हैं, जो भी समय उसने उसके साथ बिताया था। लेकिन इतने में वो किसी के कहने पर डिस्ट्रैक्ट होती है और उसके बाद वो लड़का वहाँ से गायब हो गया था। और इसी के साथ ही वो फिर से अपनी पास्ट की यादों में चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक दफा यजी की टक्कर हुई थी शियांग के साथ। शियांग उसकी बुक्स भी उठा कर देता है उसे, लेकिन वो थैंक्स बोलने की बजाय उसे देखते ही वहाँ से भागने की करती है। पर शियांग उसे रोक लेता है और कहता है क्या तुमने मेरा आईपॉड देखा है। अब तो वो फंसी गई थी। वो कहती है कि आज मैं सांस नहीं लेकर आई, फिर किसी दिन वापस कर दूंगी। वो उसे उसका एड्रेस मांगने लगता है, लेकिन वो बोलती है तो मुझे अपना दे दो, मैं वहाँ पहुँचा दूंगी। और वो बहुत प्यार से एक स्टिकी नोट उसके सिर पर चिपका कर चला जाता है अपना एड्रेस देते हुए। फिर एक दिन यजी और जू दोनों अपनी यूनिवर्सिटी में ही एक स्टोर पर खड़ी हुई होती है। वहाँ पर एक आइडल के साइन किए हुए पोस्टर उन्हें दिखाई देते हैं, तो वो देखते ही उन दोनों का मन करता है कि ये ले लें। स्पेशली यजी तो उनकी बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन शॉप वाली आंटी साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं मेरे बेटे ने बहुत मुश्किल से इनका ऑटोग्राफ लिया और ये पोस्टर फॉर सेल नहीं है। अब जू यजी से कहती है
ये पोस्टर दिलाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम मेरी कुछ हेल्प करोगी। और वो ये थी कि उसने एक लव लेटर लिखा था डॉक्टर युआन के लिए, जो वो चाहती थी कि लिन के थ्रू यर्जी ट्रांसफर कराए। अब वो लिन के पास वही लेटर लेकर जाती है और उसे बताती है कि जू ने मुझे एक लव लेटर दिया है। ये सुनते ही लिन सोचने लगता है कि तौबा तौबा, ये कैसा जमाना आ गया है। मैंने नहीं सोचा था कि जू तुम्हारे लिए इस तरह का सोचेगी। क्या वो इस तरह की लड़की है? उसे बॉयज में नहीं और उसे गर्ल्स में इंटरेस्ट है। लेकिन आगे से यजी कहने लगती है तुम गलत समझे हो, उसने लव लेटर दिया तो मुझे है, लेकिन लिखा किसी और के लिए, और वो है डॉक्टर जुआन, और सेंड तुम करोगे। अब लिन सोचने लगता है कि वैसे जू बहुत बहादुर है, क्योंकि वो अपने दिल की बात कहना जानती है, एटलीस्ट लिन की तरह नहीं जो इतने सालों से यजी का प्यार दिल में दबाए बैठा है। अब यजी ने जू का काम कर दिया था तो जू भी उसकी हेल्प करने लगती है, और प्लान उसका ये था कि रात को जाकर वो पोस्टर चुरा लेंगे जब वो स्टोर बंद होगा। अब वो दोनों चोरों की तरह स्टोर के बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन एन टाइम पर वो रंगे हाथों पकड़ी जाती है शियांग की तरफ से। उसे देखते ही जू तो वहाँ से भाग जाती है, जबकि शियांग वो यजी को पकड़ लेता है और कहता है पहले तुम मेरा आईपॉड नहीं लौटा रही और अब यहाँ पर पोस्टर चुराने के लिए आई हुई हो। लगता है कि तुम प्रोफेशनल क्रिमिनल हो। और साथ ही साथ उसे ब्लैकमेल भी करता है, कहता है कि जल्दी से जल्दी मेरा आईपॉड लौटाओ वरना सबको बता दूंगा कि तुम यहाँ पर पोस्टर चुराने के लिए आई हुई थी। अब नेक्स्ट डे यजी अपनी फ्रेंड्स के साथ नोटिस बोर्ड पर देखती है तो पता चलता है कि कंपटीशन हुआ था और उसमें उनकी यूनिवर्सिटी को फर्स्ट पोजीशन दिलाई है शियांग ने। वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था और इसके साथ साथ हैंडसम भी, तभी तो वो यूनिवर्सिटी में इतना फेमस हो गया था। इसके साथ साथ एक और नोटिस भी उन्हें नजर आ रहा था और वो ये था कि एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन होना है और जो ये विन करेगा उसे एक आईपॉड मिलेगा। लेकिन ये कॉम्पिटिशन पेयर्स में होने वाला था, तो यहीं पर ही पीछे शियांग आता है और यजी से कहता है कि मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा और हम दोनों यहाँ से मिलकर आईपॉड विन करेंगे, क्योंकि वैसे तो तुम मुझे वापस लौटाने वाली नहीं। पहले तो यजी उसे इनकार करती है कि तुम मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही शियांग उसे कहता है फिर बता दूं सारों को कि तुम पोस्टर चोरी करने गई हुई थी। तुम्हारा तो कोई नहीं, लेकिन मेरा सब विश्वास करेंगे। और फिर इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं प्रेजेंट का सीन कि शियांग वापस आ गया है और वो एक अबंडेंट से पुराने से हाउस में जाता है, जहाँ पर उसे यूनिवर्सिटी के टाइम का उसका एक फ्रेंड मिलता है। वो उसे देखता है तो हैरान रह जाता है कि इतने सालों बाद तुम आखिरकार वापस आ ही गए हो। और शियांग बहुत बदला बदला था। पहले वो जितना नॉटी, जितना जॉली और स्वीट हुआ करता था, अब लगता है कि वो बहुत शांत हो चुका है। इसके साथ वो इतना सैड था कि वो बार बार ड्रिंक किए जा रहा था। अब वो क्या रीजन थी जिसकी वजह से शियांग गायब हो गया था और इतने सालों बाद वो कैसे अपीयर हुआ है? क्या अब वो दोबारा से यजी से मिलने की कोशिश करेगा, यजी उसे चूज करेगी या फिर लिन को? ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। तो अब एक दफा जू और युआन की आपस में लड़ाई हो जाती है। जू ऑल्दो युआन को दिल ही दिल में बहुत लाइक करती थी और उसके लिए फिक्र भी कर रही थी, लेकिन ऊपर ही ऊपर कह रही थी कि मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ, पता नहीं क्यों मैंने एक पेड़ के पीछे पूरा जंगल छोड़ दिया, सब कुछ और उससे शादी की और वो ऐसा निकला। लेकिन यहाँ पर यजी ने फील कर लिया था कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से नाराज है। जितना कह रही है कि ये उससे हेट करती है, उतनी ही उसकी केयर करती है। और इसी बात से यजी को अपनी यूनी के डेज याद आने लगते हैं, जब उसको शियांग ने कहा था कि तुम मेरे साथ सिंगिंग परफॉर्मेंस करो, तो उसे बहुत गुस्सा आया था और वो अपने रूम में आकर बहुत बहुत बोली थी कि मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ, इतना हेट करती हूँ कि बता भी नहीं सकती। लेकिन अगर मेरी मजबूरी ना होती कि मैंने उसे आईपॉड वापस लौटाना है, तो मैं कभी भी उसके साथ कोऑपरेट ना करती। और यहीं पर ही उसकी फ्रेंड्स ने उसे रियलाइज कराया था कि जब आप किसी इंसान को बिला वजह के बहुत ज्यादा हेट करते हो, तो कहीं ना कहीं उस हेट के पीछे केयर और लव छुपा हुआ होता है। और वाकई यजी इसी बारे में सोचते सोचते आज सो गई थी। अब नेक्स्ट डे यजी शियांग से मिलने के लिए जाती है। उसने उसे एक जगह पर बुलाया था और वो उसे कहता है कि ये तुम्हारा सॉन्ग होगा और तुम्हारे लिरिक्स कौन से होंगे हम अभी डिसाइड कर लेते हैं। और वो दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं। वो उसके कान में हैंड फ्री लगाता है और उसे सॉन्ग सुनवा रहा था। अब उसके सामने गाना गाते हुए यजी को बहुत शर्म आ रही थी। ऑफ कोर्स वो यूनिवर्सिटी का हंक था और वो उसे बात बे बात इतना भाव देता था, कभी उसके आगे पीछे घूमता था, नर्वस होना तो बनता ही था। यहाँ पर शियांग उससे कहता है कि तुम परेशान ना हो, कभी कभी हमें खुद को रिलैक्स करने की जरूरत पड़ती है, फिर ही हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और फिर वो उसे अपने साथ घुमाने के लिए बीच पर लेकर जाता है। बीच पर उसने एक कैनवस भी रखा हुआ था। वो दोनों ही आर्ट स्टूडेंट्स थे और उन्हें पता था कि हमारी रिलैक्सिंग सिर्फ पेंटिंग करने में है। वो दोनों वहाँ पर बहुत फन करते हैं, इकट्ठे पेंटिंग करते हैं, इतना सारा इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर एक मोमेंट ऐसा आता है कि शियांग यजी के बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था। वो रेजिस्ट नहीं करता, बल्कि आगे बढ़कर उसे किस करने वाला था कि यजी यहाँ पर नर्वस हो जाती और एम्बैरेसमेंट के मारे वो वहाँ से भाग गई थी। उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो शियांग का दोबारा से सामना कैसे करेगी।
और तो और वो इतनी एम्बैरेस थी कि रात भर उसे सपने भी यही आ रहे थे। कभी उसे लगता था कि उसके सपने में शियांग एक बेड पर लेटा है और उससे बार बार कुछ मांग रहा है। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये किस है या फिर उसका आईपॉड। अब अगले दिन यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में जू और यजी दोनों बैठी नाश्ता कर रही थी। उनको क्लास लेने की जल्दी थी तो वो नाश्ता हाथ में ही पकड़े वहां से जाने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़की वेंजी वो जानबूझकर यजी से टकरा के उसका खाना गिरा देती है। एक्चुअली ये वो लड़की थी जिसका शियांग पर क्रश था और उसे लगता था कि मेरे अलावा कोई उसे डिजर्व ही नहीं करता। वो उसे यही वार्निंग देती है कि आजकल शियांग तुम्हारे साथ बहुत नजर आ रहा है, उससे फासला रखो, इसके बदले मैं तुम्हें 15,000 देने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर यजी से ज्यादा गुस्सा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड जू को आता है। वो उसे वार्निंग दे देती है कि तुम यजी से दूर रहो, इसके बदले मैं तुम्हें 15,000 दूंगी। और साथ ही साथ उस पर खाना गिराने की उसे धमकी भी देती है। और उसके बाद वेंजी वहाँ से निकलने की करती है। उन दोनों का ही एक प्रोजेक्ट था और उसके लिए सभी लोग अपनी अपनी पेंटिंग बना रहे थे। जू यजी से कहती है कि तुम्हारी कंप्लीट हो गई होगी तो मुझे अपना मास्टरपीस दिखाओ। यजी ने बहुत मेहनत से 14 डेज लगाकर वो पेंटिंग बनाई थी जो कि उसकी आर्ट की क्लास में पड़ी हुई थी। वहां जाकर जैसे ही वो पेंटिंग खोलती है तो जू देखकर हैरान रह जाती है। किसी ने वो सारी खराब कर दी थी, उस पर इंक गिरी हुई थी। ये देखते ही यजी परेशान हो जाती है और जू को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि ये सारा कुछ वेंजी ने किया होगा। यजी कहती है कि मैं किसी तरह की कोई भी लड़ाई नहीं चाहती, मैं जितना भी कर सकी इन 2 दिनों में पूरी मेहनत करके प्रोजेक्ट सबमिट कराने की कोशिश करूंगी। जबकि जू सीधी जाती है हॉस्टल के बाहर और वहां पर उसे वेंजी मिलती है जो कि उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। जू उसे वार्निंग देती है तो आगे से वेंजी कहती है कि हाँ, मैंने ही उसकी पेंटिंग खराब की है, ये सिर्फ एक वार्निंग थी। अगर उसने शियांग से फासला ना रखा तो आइंदा उसे और भी नुकसान होगा। लेकिन तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये काम मैंने किया है। अब जू और वेंजी की थोड़ी बहुत लड़ाई होती है और उसके बाद वेंजी वहां से चली जाती है। लेकिन एक्चुअली ये सारा कुछ अंधेरे में उनके पीछे खड़ा शियांग सुन लेता है। उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वेंजी ने उसकी वजह से यजी को इतना नुकसान पहुंचाया था। पहले तो यजी उसे सिर्फ अच्छी लगती थी, अब उसकी सिंपैथीज भी उसके साथ थी। उधर यजी जब पेंटिंग बना रही थी तो उसके पास लिन आ जाता है जो कहता है कि वैसे तो मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक काम में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और वो ये है कि तुम्हें चीयर अप करने के लिए। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे तो वो यजी के पास बैठ जाता है। बहुत सी चीज़ों में उसे हंसाता है, उसे जोक सुनाता है और उसके बाद वाकई यजी काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शियांग गर्ल्स हॉस्टल में जा रहा था, लेकिन वहाँ की वार्डन उसे रोक लेती है। वो इतना क्यूट सा फेस बनाता है और कहता है कि यहाँ पर मेरी एक सिस्टर रहती है, मम्मी डैडी तो बाहर हैं, वो बीमार हो गई है, मैं तो उसको देखने के लिए आया हूँ। अब वार्डन को भी उसे अंदर भेजना ही पड़ता है। उसने एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त की थी, लेकिन वो सीधा जाता है यजी के कमरे में। यजी उसे देखते ही दरवाज़ा उसके मुँह पर दे मारती है और बाकी गर्ल्स को भी वार्निंग देती है कि चाहे ये जितना भी नॉक करे किसी ने दरवाज़ा नहीं खोलना। लेकिन जू और उसकी एक और फ्रेंड मेल लेने के बहाने नीचे चली जाती है और फिर जाकर देखती है तो वो वार्डन के सामने ही बैठा हुआ था। वो लोग अपनी डिलीवरी तो उठाती हैं लेकिन उससे भी बात करने लगती हैं। शियांग कहता है कि मैं यजी से मिलना चाहता हूँ, उनसे सॉरी करना चाहता हूँ, मेरी वजह से उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। और फिर उनसे भी रिक्वेस्ट करता है कि इतनी फेवर कर दो कि उसे परसुएड करो कि वो मुझसे आकर मिल ले एक दफ़ा। ये सुनते ही जू बहुत खुश हो जाती है और उसकी हेल्प करने का फैसला करती है। वो उसे यजी का फ़ोन नंबर दे देती है और कहती है कि जो तुम्हारी हेल्प की है इसके बदले तुम एक दिन मुझे खाना खिलाओगे और वो भी बहुत अच्छे वाला। अब जब शाम को चारों गर्ल्स बैठी आपस में बातें कर रही थी तो उसी टाइम पर यजी को शियांग का मैसेज आता है जो उससे कहता है कि अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया हो तो फिर कल मुझसे एक जगह पर मिलना, वहाँ पर हम अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस कर लेंगे। जिस तरह से जू ने पास्ट में यजी की हेल्प की थी उसको बिना बताए, उसी तरह से आज प्रेजेंट में यजी जू की हेल्प कर रही थी। जू नाराज होकर उसके घर पर आई हुई थी, वहीं सो रही थी तो वो युआन को चोरी चोरी कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके दिल में आज भी तुम हो, बस ये ऊपर से गुस्सा करती है, इसलिए जल्दी से मना लो। जबकि जू को तो बहुत फिक्र हो रही थी अपनी फ्रेंड की। वो जाती है लिन से मिलने के लिए और उससे कहती है कि देखो हम सारे तुम्हें सपोर्ट करते हैं, जो भी यजी के फ्रेंड्स हैं, प्लीज उसे प्रपोज करो, हमें पता है तुम उसके साथ सिंसियर हो और इतने सालों से उसका प्यार अपने दिल में दबाए बैठे हो। लिन मान जाता है और कहता है कि आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे भी हिम्मत करनी ही पड़ेगी। एक्चुअली लिन डरता था कि अगर यजी ने इनकार कर दिया तो कहीं वो उसके फ्रेंडशिप जोन से ही ना निकल जाए
और फिर दोबारा से हमें फ्लैशबैक में यूनिवर्सिटी लाइफ दिखाने लगते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स ने फैसला किया था कि यजी और शियांग को मिला के ही रहेंगे, तो वो लोग चाइनीज कल्चरल फेस्टिवल पर एक प्रोग्राम में भाग लेने लगते हैं और फिर उसी प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए वो लोग बॉयज हॉस्टल भी चले जाते हैं ताकि शियांग को मिल सके। लेकिन शियांग के कमरे में उसका एक फ्रेंड बैठा हुआ था। वो तो था नहीं, लेकिन कमरा इतना मैसअप था कि उन गर्ल्स को ठीक से सांस भी नहीं आ रहा था। अब वो एक दफा उनके रूम को अच्छे से चेक करने के बाद वहाँ पर 2 इनविटेशन दे जाते हैं, एक उस लड़के के लिए जो कि शियांग का फ्रेंड था और दूसरा शियांग के लिए, और कहते हैं कि ये उसे बता देना कि यजी भी यहाँ आ रही है, ये कॉस्ट्यूम पार्टी है, उसमें वो भी जरूर आए। जबकि उसी टाइम पर शियांग यजी का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने सॉन्ग डिसाइड करने के लिए उसके पास आना था। प्रैक्टिस भी कर रहा होता है कि किस तरह से उससे बात करेगा। यूनिवर्सिटी का हंक आज पहली दफा कुछ नर्वस दिखाई दे रहा था। जैसे यजी वहाँ आती है तो जो उसने प्रैक्टिस किया था वो उसी पर ही इम्प्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसी बीच वो यजी को सफोकेट भी कर रहा है। यजी वहाँ से पीछे हट जाती है तो शियांग बहुत प्यार से उसके पास आता है और उससे कहता है कि लास्ट टाइम के बारे में मैंने तुमसे कुछ क्लियर करना था। लेकिन यजी इतनी नर्वस हो जाती है लास्ट टाइम का सोच के कि वहाँ से भाग जाती है, ये कहते हुए कि कुछ भी तो नहीं हुआ था तब। अब शाम को कॉस्ट्यूम पार्टी थी और उसमें यजी अच्छे से रेडी होकर आई थी। उसने वहाँ पर काफी सारी गेम्स खेलनी थी और बाकी उसके फ्रेंड्स वहाँ पर ऑर्गेनाइजर थे, जबकि उधर शियांग अपने मिस्टीरियस से फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था और बार बार इनविटेशन कार्ड को देखे जा रहा था। मन ही मन में कहता है, मैं इस तरह की पार्टीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं अब भी क्यों जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर इतने में उसे जू का मैसेज आता है कि जल्दी आओ, यजी को तुम्हारी जरूरत है, उसकी हालत ठीक नहीं है। ये सुनते ही वो नॉन स्टॉप वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और इतनी तेज बाईसाइकिल चलाता है कि 2 ही मिनट में वो वहाँ पहुँच चुका था। उसने अपनी बाईसाइकिल भी बाहर ही फेंक दी थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली गेम में यजी की हालत ठीक नहीं थी, वो हारने वाली थी। इनफैक्ट उसके पहुँचते पहुँचते वो हार भी चुकी थी। अब उस गेम के हारने पर ये बेट लगी हुई थी कि यजी ने किसी को आई लव यू बोलना है, कन्फेशन करना है। अब वहाँ पर तो कोई भी बॉय ऐसा नहीं था जो उसे अच्छा लगता हो, लेकिन इतने में सामने से शियांग आ जाता है। वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहने लगती है कि तुम जब भी आते हो मेरे सामने कोई ना कोई बवाल मचाते हुए आते हो, तुम मुझे बिल्कुल एक इडियट लगते हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम पॉपुलर होने की वजह से हर वक्त नखरे में रहते हो। जब मन चाहता है मेरे सामने आते हो, मेरे हार्ट को फ्लटर करते हो और उसके बाद डिसअपीयर हो जाते हो। तुम्हें किसने ये अधिकार दिया? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुमसे हेट करने लगी हूँ, लेकिन बिला वजह इतनी हेट, ये भी तो प्यार की निशानी होती है। मैं जितनी तुमसे हेट करती हूँ उतनी तुम्हारी केयर भी करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए फॉल कर चुकी हूँ। शियांग ये जैसे ही सुनता है तो उसका दिल धड़कने लगता है। वो आगे से उसका हाथ पकड़कर उसे यस बोलने ही वाला था कि इतने में कुछ लोग बातें करते हैं तो उसे पता चल जाता है कि ये तो सिर्फ एक बेट थी और बस वो कुछ भी किए बगैर वहाँ से भागने की करता है। अब एक दफा फिर वो उसके सामने से डिसअपीयर हो गया था, जबकि यजी वो अपनी नर्वसनेस और एम्बैरेसमेंट को कवर करने के लिए हंसने लगती है और कहती है कि ये सिर्फ एक बेट थी और मैंने बेट पूरी कर ली है। जबकि शियांग की हालत काफी खराब थी, उसका दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था और वो इतना नर्वस था कि वो साइकिल के ऊपर बैठने की बजाय खुद साइकिल को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। और बस इन्हीं यादों के साथ फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। यजी अपने घर पर गई हुई थी और उसके साथ लिन भी था, उसका कजन, जिसको उसके मम्मी डैडी काफी पसंद करते थे। और मम्मी तो इशारों इशारों में कई दफा कह चुकी थी कि ये मेरा हाफ सन है, मतलब कि वो उसे अपना सन इन लॉ भी बनाना चाहती हैं। लेकिन यजी हमेशा उनकी बात को टाल दिया करती थी। मम्मी आज फिर से उसे समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि देखो अब तो जू की भी शादी हो चुकी, तुम कब शादी करोगी? तुम्हारी शादी करा के मैं और तुम्हारे डैड वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते हैं, प्लीज कुछ तो सोचो। लिन से अच्छा लड़का तुम्हें और कहाँ मिलेगा, वो हमारे सामने बड़ा हुआ है। लेकिन डैड हमेशा अपनी बेटी की साइड लिया करते थे और मम्मी से यही कहते थे कि प्लीज उसे प्रेशराइज मत करो। जबकि उधर हमें जू को दिखाते हैं, वो अपने हस्बैंड का पता करने के लिए उसके घर पर गई हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि युआन तो आज काम पर गया ही नहीं है। वो उसे वहाँ पर देख लेता है तो उससे पूछने लगता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? वो यही तो चेक करने आई थी कि वो पता नहीं कैसे रह रहा है, उसने कपड़े धोए कि नहीं, उसने खाना खाया कि नहीं। अब युआन भी तो उससे उतना ही प्यार करता था, वो तुरंत ही उसको मना लेता है और फिर उनकी सुलह हो चुकी थी। अब उसके बाद वो दोनों लंच करने के लिए कहीं बाहर जा रहे थे कि इतने में रास्ते में जू को कोई नजर आता है और उसे देखते ही उसे लगा था कि उसने शियांग को देखा है। वो हैरान रह जाती है कि वो तो इतने सालों से डिसअपीयर था, ये कहाँ से आ गया। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये बात यजी को बतानी भी चाहिए कि नहीं। उधर यजी, उसे भी आज तक शियांग भूला ही नहीं था, वो उसकी जगह किसी को नहीं दे पाई थी। वो हैरान थी कि वो इतने साल पहले उसे छोड़कर चला गया बिना एक वर्ड बोले और आज तक उसका कुछ पता नहीं। वो सोचने लगती है कि जितनी मैं उससे हेट करती हूँ अब
मैं उतना ही उससे इन्वॉल्व भी होना चाहती हूँ। वो क्यों मेरे मन से और मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है कि सिंगिंग कंपटीशन का दिन फाइनली अब आ चुका है। यजी वहाँ पर अपनी पूरी तैयारी करके अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी हुई थी और वो सब यही कह रहे थे कि उस दिन तुमने उसे प्रपोज किया, तब से अब तक शियांग बिल्कुल गायब है, पता नहीं अब वो अपीयर होता भी है कि नहीं। और वो यही सोच रहे थे कि थोड़ी ही देर में यूनिवर्सिटी हंक वहाँ पर अपीयर हो जाता है। और मजे की बात यह है कि उन दोनों के ड्रेसेस भी मैचिंग लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर शियांग उससे कोई बात भी नहीं करता और यजी भी खामोशी से बस उसके साथ खड़ी रहती है। अब जैसे ही उनकी बारी आती है तो वो दोनों अपनी अपीयरेंस देते हैं स्टेज पर। सॉन्ग स्टार्ट किया था शियांग ने, जो कि बहुत अच्छा गाता है, लेकिन जैसे ही यजी की बारी आती है वो बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी। अब शियांग उसके हिस्से का गाना भी खुद ही गाने लगता है, दोबारा से उसे इनकरेज करता है कि वो गाए, लेकिन वो सिंगिंग किए बिना वहाँ पर सॉरी करती हुई वहाँ से भाग जाती है। अब शियांग थोड़ा सा तो गाना कंटिन्यू करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये डबल्स का मुकाबला था। एक्चुअली इस सब के बीच यजी बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। उसे जैसे ही वो मोमेंट याद आया था कि जब उसने सबके सामने शियांग को अपनी फीलिंग्स बताई थी, वो सिंसियर फीलिंग्स थी, बैट की वजह से नहीं थी, लेकिन उसने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि उसे लेट डाउन करता हुआ वो वहाँ से भाग गया। आज जब जू यजी के पीछे भाग रही थी उसे तलाश करते हुए, तो रास्ते में उसे वेंजी नजर आती है, जो कि यजी को बुरा भला कह रही थी और उसका मजाक बना रही थी कि अगर टैलेंट नहीं था तो स्टेज पर आई ही क्यों। और यहीं पर ही जू की वेंजी से लड़ाई हो जाती है। जू बेचारी की तो नाक पे स्क्रैचेस भी पड़ गए थे, उन्होंने ऐसी कैट फाइट की थी। यहाँ पर युआन आकर उनकी फाइट को छुड़ाता है और जू को अपने साथ ले जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब जू वापस रूम में पहुंचती है तो देखती है कि यजी अपने बेड पर लेटी रो रही है और जू बेचारी की नाक पे भी बैंडेज लगी हुई थी। उन चारों के लिए ही आज का दिन बहुत बुरा था। यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स उसे कहती हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, आज का दिन गुजर जाना है और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और उसके बाद वो चारों ही ड्रिंक करने का फैसला करती हैं। जू भी काफी अपसेट नजर आ रही थी। उसके बाद वो ड्रिंक करती हैं और कहती हैं कि आज के दिन को हम भुला देंगे। अब वो चारों बहुत बुरी तरह से ड्रंक हो गई थी। उन्होंने तो यूनिवर्सिटी में घूमना फिरना भी स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर बार बार जू बॉयज को बुरा भला कह रही थी कि सारे मेन ही एक जैसे होते हैं। अब इतने में वहाँ पर लिन आ जाता है, जो कि यजी को इतना अपसेट देखता है तो वो भी सैड हो गया था। यजी मानती ही नहीं है कि मैं ड्रंक हूँ, तो वो उसे उठाता है। जब वो बेहोश हो जाती है तो उसे कैरी करता हुआ उसके कमरे में लेकर जा रहा था, लेकिन यहीं पर ही सामने से शियांग आ रहा था यजी को तलाश करता हुआ। वो लिन को इस तरह से देखता है तो उसे वार्निंग देता है कि इसे उतार दो, लेकिन वो उसे नहीं उतारता बल्कि खुद ही कैरी करके ले जाने लगता है। लिन को यजी की काफी फिक्र हो रही थी। वो उसे उसके बेड पर लेटा देता है, लेकिन जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता वो बस शियांग शियांग ही बोले जा रही थी। ये देखकर लिन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट डे शियांग भी बहुत बैड मूड में बैठा हुआ था। उसे सारा गुस्सा लिन पर था कि अगर वो उसे कैरी कर सकता तो मुझे उसे क्यों नहीं हाथ लगाने दिया, उसका क्या अधिकार है अपनी कजन पर। और बस इसी गुस्से में उसकी पेंटिंग भी खराब हो गई थी। इतने में यजी वहाँ पहुँचती है और उसे एक नया आईपॉड निकाल कर देती है, जो कि उसने अभी अभी खरीदा था। वो उससे कहती है अब हमारा सारा हिसाब बराबर, अब मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी शक्ल देखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो आगे से उसे फिर से रोकता है और कहता है कि कैसे हिसाब बराबर, ये मेरा आईपॉड नहीं। ये सुनते ही यजी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है तुम मुझे टीज करने की कोशिश कर रहे हो जानबूझ के। उठाती है और वो नया आईपॉड बाहर फेंक देती है और फिर कहने लगती है क्या आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। लेकिन शियांग उसे एक हाथ से पकड़कर अपनी तरफ पुल करता है और साथ ही एक किस भी कर ली थी। और फिर उसे कहता है कि तुम पर मैंने अपनी स्टैंप लगा दी है, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, इसलिए मुझसे बचने की कोशिश भी मत करना। यजी आज इन्हीं यादों की वजह से काफी सैड थी और प्रेजेंट में उसकी फ्रेंड्स उसके पास आ जाती हैं और कहती हैं कि आज रात हम इकट्ठे डिनर करेंगे, बहुत सारा एंजॉय करेंगे और ड्रिंक भी करेंगे साथ में, क्योंकि यजी की नई बुक लॉन्च हुई थी। वो एक मांगा राइटर थी और उसकी बुक काफी सक्सेसफुल जा रही थी। यहाँ पर चारों ड्रिंक करते हुए उसी दिन को याद करने लगती हैं कि जब वो लोग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में इतनी ड्रंक हो गई थी। वो जू से पूछती हैं कि तुम उस दिन यजी से ज्यादा अपसेट लग रही थी और साथ ही साथ यजी से भी पूछती हैं कि तुम भी बताओ जब लिन तुम्हें कैरी करके गया तो उसने इतना टाइम क्यों लगा दिया था तुम्हें रूम में पहुंचाने में, जबकि उसी टाइम पर लिन के पास युआन आया हुआ था और वो लोग भी ड्रिंक करते हुए डिनर करते हुए उसी दिन को याद कर रहे थे। वो भी लिन से पूछता है कि उस दिन क्या तुमने कुछ कहा था यजी को, लेकिन लिन कहता है कि कुछ बातें अनकही और छुपी हुई ही रहने दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जबकि ये बात यजी को तो बिल्कुल भी याद नहीं थी। वो कहती है कि मैं ड्रंक थी। उधर जू उनको सच सच बता देती है कि एक्चुअली उस दिन मैंने युआन को एक गिफ्ट दिया था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए मुझे बॉयज पर इतना गुस्सा था कि मैं सारे मैन को ही बुरा भला बोल रही थी।
और युआन उसी टाइम पर वही ब्रेसलेट जो उसे उस दिन जू ने गिफ्ट में दिया था खुद बनाकर आज तक अपने वॉलेट में संभाल के रखा हुआ था। वो कहता है कि अभी तक जू को नहीं पता इस बात का, लेकिन मैं उसके फर्स्ट गिफ्ट को हमेशा दिल से लगा कर रखता हूँ। उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं शियांग को, जो कि हमेशा छुपा छुपा और मिस्टीरियस सा लगता था। वो वापस कैसे लौट आए तो हमें आगे आकर पता चलेगा, लेकिन इस टाइम पर वो एक बुक स्टोर पर जाकर यजी की ही बुक खरीद रहा था। और फिर नेक्स्ट ही डे हमें पता चलता है कि यजी की बुक ने एक अवार्ड विन किया है। वो एक इमर्जिंग मांगा राइटर बन चुकी थी और उसकी आर्ट गैलरी में आज बहुत सारे लोग आए हुए थे। इवन कि कुछ लोग उससे इंटरव्यू लेने के लिए आए थे और कुछ काम डिस्कस करने के लिए। और इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं। एक्चुअली यजी जब शियांग ने उसे किस किया था तो वो काफ़ी अपसेट हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे क्या रिस्पॉन्स दे, लेकिन इतने में उसकी एक फ्रेंड लियू, जो कि उसकी रूममेट भी थी, उसे जैंग फ्राइड चिकन देने के लिए आता है। एक्चुअली वो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता था और जैंग शियांग का फ्रेंड था। अब जैंग ही लगता है कि शियांग के लिए कोई रास्ता बनाएगा। उधर हमें दिखाते हैं कि शियांग ने वो आईपॉड संभाल कर रख दिया था, जो कि यजी ने बाहर फेंक दिया था, और वो उसे बहुत प्यार से एक नया कवर भी लगाता है ताकि ये कभी डैमेज ना हो। जबकि लियू अपनी फर्स्ट डेट पर जैंग के साथ मिलकर जब वापस आती है तो वो बहुत खुश थी और वो आते ही बताती है एक शॉर्ट एनिमी कंपटीशन है और उसमें जो जीतेगा उसे अवार्ड भी मिलेगा। उसमें जैंग भी पार्टिसिपेट कर रहा है और उसके फ्रेंड्स भी। वो चाहती थी कि चारों फ्रेंड्स इकट्ठे जाएं, लेकिन यहाँ पर यजी जाने से इनकार कर देती है जब उसे पता चलता है कि शियांग भी उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन जब उसकी फ्रेंड्स उसे बार बार कहती हैं और मनाने की कोशिश करती हैं तो वो इनकार नहीं कर पाती। अब अगले ही वीक वो लोग वेन्यू में बैठे हुए थे, जहाँ पर उनसे थोड़े फासले पर वेंजी भी बैठी हुई थी और वो बार बार यजी को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। इतने में वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर युआन और लिन भी आ जाते हैं। एक्चुअली युआन को तो जू ने बुलाया था और लिन यजी से मिलने के बहाने वहाँ पर आ जाता है। एक तरफ शियांग भी बैठा हुआ था और उसकी गर्ल्स सपोर्टर बहुत ज्यादा थी यूनिवर्सिटी में, और उसी टाइम पर वहाँ पर सबकी एनिमी स्टार्ट हो जाती है। शॉर्ट एनिमी परफॉर्मेंस सब ने ही बहुत अच्छी की थी, लेकिन इन दी एंड ज्यूरी फैसला करती है कि यहाँ का अवार्ड विनर आज शियांग है। शियांग स्टेज पर आता है, अवार्ड रिसीव करता है और कहता है कि आज का अवार्ड मैं डेडिकेट करता हूँ अपनी लव ऑफ लाइफ को। उसका इशारा यजी की तरफ था। वो कहने लगता है कि वो मुझसे नफरत करती है, कहती है कि मैंने उसकी लाइफ को मैस अप कर दिया है, आता हूँ डिसअपियर हो जाता हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि उसने मेरे दिल में घर बना लिया है और अब वो चाहती हुई भी मुझसे जान नहीं छुड़ा सकती। अब वो थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद सबके सामने इशारा करते हुए कह देता है यजी आई लव यू। और इसके साथ ही हमें प्रेजेंट का सीन भी दिखाते हैं। यजी को जब आज अवार्ड मिल रहा था तो उसने भी अपनी विनिंग स्पीच कुछ इसी तरह की दी थी। सेम वही शब्द थे जो अब से इतने साल पहले शियांग ने बोले थे, बस वो आई लव यू तो किसी को नहीं बोलती। उस समय वो खामोश हो जाती है और वहीं पर शियांग भी चोरी चोरी उसको देख रहा था, वो उसके सामने नहीं आना चाहता था। पास्ट में तो जब ऐसा हुआ था तो उसी टाइम पर यजी इतनी एम्बैरस हुई थी कि वो शो छोड़कर चली गई थी और शियांग भी अपने अवार्ड की परवाह किए बिना उसके पीछे भागने लगा था। वो बाहर जाकर सीढ़ियों में उसे पकड़ लेता है और आते ही उसे हक कर लेता है और कहता है कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो, लेकिन इतना बता दूं कि तुम अब मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरी हो और मैंने तुम पर अपनी स्टैंप लगाई है। अब यजी थोड़ा रेजिस्ट करती है, लेकिन उसके बाद उसे हक बैक कर लेती है और ये देखते ही शियांग के फेस पर खुशी देखने वाली थी। लेकिन यजी जाते जाते उसे कहती अभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और उसे एक चैलेंज भी देकर जाती है। कहती है कि कल्चरल फेस्टिवल में मैंने एक स्टिकी नोट लगाया है, अगर तुम 10 दिन के अंदर अंदर वो तलाश कर लोगे तो फिर सोचूंगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में। उनकी इतनी क्यूट सी लव स्टोरी चल रही थी जब वो यूनिवर्सिटी में थे, तो आज ये सारा कुछ इतना ग्लूमी क्यों हो गया था। शियांग अपने फ्रेंड जैंग से मिलने के लिए जाता है। जैंग उसे कहता है कि पहले तो तुम इतना बोल्ड हुआ करते थे, याद है तुम्हें जब तुमने अवार्ड विन किया था तो दुनिया के सामने यजी को आई लव यू बोला था, अब उसके सामने क्यों नहीं जाते, क्यों हिम्मत नहीं करते। लेकिन शियांग का कहना था वो समय और था, अब मैं उसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, टाइम के साथ वो मुझे भुला देगी। यहाँ पर जैंग ने एक फ्लैश ड्राइव में वही वीडियो भी सेव करके रखी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ शियांग को इंस्पायर करने के लिए। लेकिन शियांग वो देखता या उठाता उससे पहले ही उसे पता चलता है कि उसी रेस्टोरेंट में यजी भी बैठी हुई है, तो वो फौरन से उठकर वहां से भाग जाता है। लेकिन यजी ने उसकी एक झलक देख ली थी, ये देखते ही उसका दिल एकदम रेस्टलेस हो जाता है। लेकिन जैंग झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं तो अकेला ही यहाँ पर डिनर कर रहा था। अब वो जाकर उन गर्ल्स को ज्वाइन कर लेता है और लियू के हैंडबैग में वही फ्लैश ड्राइव भी छुपा लेता है कि मैं बाद में अपनी गर्लफ्रेंड के बैग से निकाल लूंगा।
जबकि उधर घर पर बैठा हुआ शियांग बार बार यजी की बुक को रीड कर रहा था और सोच रहा था कि उसे हिम्मत करनी चाहिए उसकी लाइफ में वापस जाने की कि नहीं। जबकि दूसरी तरफ लिन, वो भी यही सोच रहा था कि आखिर मैं कब तक ऐसे ही खामोश बैठा रहूंगा। इवन कि उसके हाथ में वो रिंग भी थी जिससे वो यजी को प्रपोज करना चाहता है। हमें प्रेजेंट का एक सीन दिखाते हैं जब सारे फ्रेंड्स लिन के साथ एक रेस्टोरेंट में खड़े हुए थे। लिन ने आज यहाँ पर यजी को बुलाया हुआ था और उसे प्रपोज करना था। यही प्लानिंग थी सबकी। जब यजी आने लगती है तो सारे लिन को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और खुद साइड पर छुप जाते हैं। लिन जैसे ही यजी को देखता है तो उसी टाइम पर एक वायोलिन वाला उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक्चुअली ये सारा कुछ जू ने अरेंज किया था। वो रोमांटिक सा म्यूजिक बजाने लगा था, लेकिन लिन इस सब से कंफ्यूज हो जाता है। उस म्यूजिक वाले को तो वहां से भगा देता है और उसके बाद सिंपली यजी से इतना ही कहता है कि मैं वर्ड्स में अच्छा नहीं हूँ, मैंने बहुत दफ़ा प्रैक्टिस की फिर भी भूल चुका हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। और एक रिंग निकाल लेता है। यजी उससे कहती है कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो विशिंग हॉल है वहाँ पर मैंने एक विश लिखी हुई थी। अगर तुम मेरी विश पहचान लोगे और ढूंढ के मेरे पास ले आओगे तो फिर मैं तुम्हारे से शादी को यस कर दूंगी। उसको इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ती है और जहाँ पर उसके फ्रेंड्स सारे छुप कर बैठे हुए थे उन सबको बाहर निकालती है। और जू ने तो यहाँ पर एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी। कहती है कितना कोइंसिडेंस है, देखो मैं भी इसी रेस्टोरेंट में आई हुई हूँ, सुना है यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। जबकि जैंग, उसने भी ये सारा कुछ विटनेस किया था। वो सीधा जाता है शियांग के पास और उसे बताता है कि आज लिन ने यजी को प्रपोज किया था, लेकिन शियांग को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो ये भी नहीं पूछता कि यजी ने क्या जवाब दिया था। लेकिन जैंग खुद से ही उसे बता देता है कि यजी ने उसे अभी हाँ नहीं की, बल्कि अपनी विश ढूंढ कर लाने को कहा है। अब ये सुनते ही शियांग सैड हो जाता है। उसे वही यूनिवर्सिटी के दिन याद आने लगते हैं। पास्ट में भी जब यजी ने उससे कहा था कि मेरी विश ढूंढ कर लाओ तो वो गया था उसी विशिंग हॉल में। वहाँ पर लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ विशेस अपनी लगा कर रखी हुई थी। यहाँ पर काफ़ी देर तक शियांग तलाश करता रहा था और फिर फाइनली एक जगह पर उसे एक विश बहुत यूनिक लगी थी, जो देखते ही उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये यजी की होगी। वो फ़ौरन से उतार कर उसे अपने पास रख लेता है। अब नेक्स्ट डे यजी काफ़ी परेशान थी क्योंकि 10 दिन बीतने वाले थे, लेकिन अभी तक शियांग ने उसके लिए कुछ ढूंढा ही नहीं था। वो इसी परेशानी में आज खोई खोई थी। अपना लेक्चर लेने जा रही थी कि इतने में सामने शियांग आकर खड़ा हुआ होता है। जू से देखती है तो उन दोनों को अकेला छोड़ देती है और यहाँ पर शियांग जब अपनी शर्ट हटाता है तो उसकी अंडर शर्ट पर वही स्टिकी नोट लगा हुआ था जो कि यजी की विश थी। ये देखते ही वो इतनी एक्साइटेड होती है कि उसे फौरन से हक कर लेती है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि शियांग उसे इतना अच्छे से पहचानता है। अब वो फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ हमें जू को दिखाते हैं। उसने युआन को अपने पास मिलने के लिए बुलाया था, कहा था कि सारे फ्रेंड्स मिलकर बैठेंगे, लेकिन जब वो आता है तो अकेली जू ही बैठी हुई थी। अब युआन थोड़ा सा शर्मीला टाइप का लड़का था, लेकिन जू को ही फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। वो थोड़ी घबराती है, लेकिन फिर उसे बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और आगे से वो भी उसे फौरन से किस करके यस बोल देता है। और इस तरह से फाइनली वो दोनों भी एक कपल बन चुके थे। और फिर उसके बाद हमें चारों फ्रेंड्स को दिखाते हैं। अब उनमें से सिर्फ एक शीशी ही रह गई थी जो कि अभी तक सिंगल थी। बाकी तीनों ने अपना अपना बॉयफ्रेंड तलाश किया हुआ था। स्पेशली यजी, वो आज तैयार होकर अपनी एक डेट पर जा रही थी और उसे सारे बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं। यजी आज अपना सारा दिन शियांग के साथ बिताती है और उसके बाद जब वो वापस जा रही थी तो वो उसे सी ऑफ करने के लिए भी आया था, उसके हॉस्टल तक छोड़ने के लिए। यहाँ पर उसे ठंड लग रही थी तो वो उसे अपनी ही जैकेट में एंटर करा लेता है। उन दोनों ने सारा दिन इकट्ठे बिताया था, लेकिन फिर भी अब अलग होने को उनका मन ही नहीं कर रहा था। बहुत मुश्किल से यजी अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगती है, लेकिन फिर से दौड़ कर आती है और उसे हक कर लेती है। उन दोनों का लव बहुत स्वीट था। और नेक्स्ट डे भी लेक्चर लेने के बाद जब वो हॉस्टल वापस जा रही थी तो शियांग उसके पास आ जाता है और जू से कहने लगता है कि इसकी कल बर्थडे है, तुम लोग कोई भी प्लान मत करना क्योंकि सारा दिन इसने मेरे साथ अकेले बिताना है। अपनी गर्लफ्रेंड की बुक्स भी उसे दे देता है कि तुम ये छोड़ो, ये मेरे साथ रहेगी, कि तुम ये हॉस्टल लेती जाओ, अभी ये मेरे साथ कुछ टाइम बिताएगी। और जू ये सारे काम करने के बदले उससे हमेशा डिनर की ट्रीट ले लिया करती थी। अब एक दिन जब यजी की बर्थडे थी, वो रेडी होकर अपने हॉस्टल से बाहर निकलती है तो देखती है कि शियांग एक स्पोर्ट्स कार के साथ उसके हॉस्टल के बाहर ही खड़ा उसका वेट कर रहा है और खुद ही रोमांटिक स्टाइल में उसकी सीट बेल्ट भी बंद करने लगता है। उसने तो आज के दिन के लिए बहुत सारा फन प्रिपेयर किया था, लेकिन किस्मत खराब इसलिए हुई क्योंकि बारिश हो गई थी और उनकी कार ओपन थी। अब वो यही सोचे जा रहा था कि इतने पैसे खर्च किए ज़ाया हो गए, काश मैं एक क्लोज्ड कार ले लेता।
यहाँ पर यजी उससे बातों बातों में पूछती है कि अगर एक दिन मैं तुम्हारी लाइफ से डिसअपियर हो जाऊं तो फिर तुम क्या करोगे। वो कहता है मैं स्मोकिंग करूंगा, ड्रिंक करूंगा और बहुत सारी गर्ल्स को डेट करूंगा। ये सुनते ही यजी को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्स देती उससे पहले ही वो उसे एक किस कर लेता है। और फिर उसके बाद दिखाते कि उसने उसके आज हेयर भी टाई किए थे, और ये करते हुए वो कहता है कि मेरी विश है कि हमारी शादी हो और फिर हमारी बेटी हो एक, और उस क्यूट सी बेटी को मैं हमेशा हेयर टाई किया करूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट दिखाते हैं। एक्चुअली यजी के बैग से एक फ्लैश ड्राइव निकली थी, और यही ड्राइव जब वो चेक करती है तो उसमें वही वीडियो थी जब यजी को शियांग आई लव यू बोल रहा था। ये वीडियो देखते ही वो बहुत टची हो गई थी अपने पास्ट को याद करते हुए, और उसे ये भी अंदाजा हो गया था कि ये वीडियो उसके बैग में किसने डाली होगी। ऑफ कोर्स जैंग ही हो सकता है। वो फौरन से जैंग से मिलने के लिए जाती है जो उस टाइम पर एक गेमिंग कैफे में था। उसे बाहर निकालती है और उससे कहती है कि सच सच बताओ ये तुमने क्यों किया है। वो आगे से कि उसके लिए एक नोट राइट करता है जिस पर उसने एक फोन नंबर लिखा हुआ था, और उसे पकड़ा देता है और वहाँ से चलता करता है। यजी घर आती है, वो वही फोन नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कॉल मिलाती उसे उसकी मम्मी की कॉल आ जाती है और पता चलता है कि उसके डैड को हार्ट अटैक हो गया है। वो फौरन से परेशानी में, वो इतनी परेशान थी, तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाती। पता चलता है कि उसके डैड ऑपरेशन थिएटर में है। वो अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी और इसी बीच उसके फोन पर शियांग का नंबर ऑन था, और वहीं पर ही टच होकर कॉल मिल जाती है। वो बार बार हेलो हेलो कर रहा था, यजी को सुनाई दे जाता है और उसे पता चल जाता है कि शियांग का ही नंबर था जो कि जैंग ने उसे दिया है। वो वापस लौट आया है। ये देखते ही जो पहले ही परेशान बैठी हुई थी और भी ज्यादा सैड हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके डैड का ऑपरेशन हो गया था और वो बाहर आ गए थे, जबकि उधर जैंग के थ्रू शियांग को भी पता चल जाता है कि आज उसने शियांग का नंबर यजी को दे दिया था, और ऑफ कोर्स वो कॉल यजी की थी। जैंग हमेशा से यही चाहता था कि लिन नहीं बल्कि यजी की शादी शियांग से ही हो, शियांग उसे वापस पाने की कोशिश करे क्योंकि वो भी उसे ही लाइक करती है। उधर जू भी अलग परेशान बैठी हुई थी। उसे बार बार याद आ रहा था कि जैसे उसने शियांग को एक जगह पर देखा था। वो अपनी फ्रेंड से भी इसी बारे में डिस्कशन कर रही थी कि यहीं पर ही वो लोग अपने यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करने लगते हैं और हमें पास्ट में पहुंचा दिया जाता है। पास्ट में एक दफा जू बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी डॉक्टर युआन से लड़ाई हो गई थी। वो कभी भी इतना रोमांटिक था नहीं, डॉक्टरी जानता था, बहुत अच्छा स्कॉलर था, लेकिन रोमांस की बात करें या फिर डेटिंग पर जाने की तो वो हमेशा से जू को डिसअपॉइंटेड कर दिया करता था। अब भी जू इसी वजह से इतनी परेशान थी कि उसका मन किसी और चीज में लगता ही नहीं था। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि आजकल यजी बहुत ज्यादा बिजी थी अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ कामों में। उसने एक ट्रिप के अरेंजमेंट में हिस्सा लिया था और अब वो लोग 3 दिन के लिए ननजियांग जा रहे थे। यहाँ पर उससे मिलने के लिए एक दफा लिन आता है जो कि मम्मी के दिए हुए कुछ गिफ्ट्स यजी के लिए लेकर आया था। वो दोनों जब मिल रहे थे तो उसी टाइम पर उनकी एक फोटो वेंजी भी उतार लेती है, और फिर यजी को शियांग की कॉल आती है जो उससे पूछ रहा था कि आजकल तो तुम मुझे फोन भी नहीं करती, इतनी कहाँ बिजी हो। वो बताती है कि मैं ननजियांग जा रही हूँ और अभी पैकिंग कर रही हूँ, सुबह जल्दी निकलना होगा। अब शियांग तो पहले ही अपसेट था क्योंकि यजी बिजी थी, उसे टाइम नहीं देती थी। इतने में वंजी एक दिन उसके हॉस्टल के बाहर आती है और उसे फोटो दिखाती है, कहती है कि तुम परेशान हो, अकेले अकेले हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें लिफ्ट नहीं कराती क्योंकि तुमसे बोर हो गई है, लेकिन वो रेगुलरली लिन से मिलने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ पर शियांग उससे कहता है कि मुझे यजी पर पूरा भरोसा है, लिन को वो बचपन से जानती है, इसीलिए वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। आइंदा से ऐसी कोई हरकत करके मुझे और खुद को दोनों को ऑकवर्ड फील मत कराना। लेकिन अंदर ही अंदर शियांग काफी परेशान था, यजी उसे टाइम ही नहीं देती थी, ट्रिप पर गई हुई थी। और उधर जू को दिखाते हैं वो भी बहुत ऑकवर्ड सी हरकतें कर रही थी, कभी खाना ज्यादा खाती थी तो कभी रात को सोती ही नहीं थी और अपनी रूममेट फ्रेंड्स को हमेशा डिस्टर्ब करती रहती थी। वो लोग यही सोच रहे थे कि कब यजी ट्रिप से वापस आएगी क्योंकि वो जू की बेस्ट फ्रेंड है, वो ही इसे संभालेगी और इसकी युआन से सुलह भी कराएगी। अब फाइनली 4 दिन बाद यजी वापस आ गई थी और आते ही जैसे ही वो जू को देखती है तो हैरान रह जाती, और बाकी दोनों रूममेट्स का तो जू ने जीना ही मुश्किल कर दिया था। वो फौरन से यजी को कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम इस इश्यू को सॉल्व कराओ। शियांग आजकल बहुत अपसेट था, वो बास्केटबॉल खेल रहा था लेकिन ढंग से खेल ही नहीं जा रही थी। इतने में वो देखता है तो ऊपर वाले ब्रिज पर उसकी गर्लफ्रेंड यजी लिन के साथ खड़ी कुछ बातें कर रही थी। वो लिन को यही कह रही थी कि तुम युआन को जाकर समझाओ कि किसी तरह से आकर जू को संभाले, वरना हम उस कमरे से कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, वो हमें जीने भी नहीं दे रही। लिन बताता है कि युआन का भी कुछ अजीब ही हाल है, वो भी लगता है कि लव सिक हुआ है। अभी वो दोनों इसी बात पर ही हंस रहे थे कि ऊपर से वहाँ पर शियांग पहुँच जाता है। वो यजी को अपने साथ लेकर जाना चाहता था लेकिन यजी को ऑकवर्ड लगता है
यहाँ पर उन दोनों की इस बात पर लड़ाई हो जाती है जब यजी को पता चलता है कि वेंजी ने उसकी और लिन की फोटो शियांग को दिखाई थी। वो उसे डांटने लगती है और कहती है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड पर नहीं और उस पर भरोसा है। लेकिन शियांग का कहना था कि उसे तो मैंने कब का डांट दिया, तुम्हें आकर सबसे पहले मुझसे मिलना चाहिए था। और इसी बात पर लिन भी शियांग पर गुस्सा करने लगता है और इन दोनों बॉयज की आपस में ही लड़ाई हो जाती है और यजी बस छुड़ाती ही रह जाती है। अब इन दी एंड शाम हो गई थी और शियांग को यजी बैंडेज लगा रही थी और उसे बताती है कि तुम लड़ते हुए बहुत बुरे लग रहे थे। अब वो पूछता है तो क्या लिन हैंडसम लग रहा था, तो वो आगे से कहती है वो तो तुमसे भी बुरा लग रहा था। और उसकी इस बात पर शियांग को काफी हंसी आती है और फाइनली उन दोनों की सुलह हो चुकी थी। और फिर हमें प्रेजेंट मिलने आते हैं। शियांग को बहुत फिक्र हो रही थी यजी की। वो उसके डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल में आता है लेकिन रूम के बाहर ही खड़ा रहता है। वो वहाँ पर फ्रूट्स रख कर चला जाता है जब देखता है कि यजी और लिन आपस में बातें कर रहे हैं। वो चाहता था कि दोनों ही एक हो जाएं क्योंकि मेरा वापस आना यजी को डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन यजी ने भी देख लिया था कि कमरे के बाहर किसी ने फ्रूट्स रखे हैं और नर्सेज उसे बताती हैं कि एक हैंडसम सा लड़का आया था ब्लैक ड्रेस में जो कि काफी टॉल था और उसे समझने में दिक्कत नहीं होती कि ये शियांग ही है। अब एक दिन यजी अपने घर की छत पर खड़ी हुई थी। उसे बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है। कोई मिस्टीरियस सा इंसान था। वो उसके पीछे दौड़ती है। उसे समझ आ गई थी कि शियांग ही है जो अपना फेस मुझसे छुपा रहा है। वो उसके पीछे भागती रहती है लेकिन शियांग एक पॉइंट पर आकर छुप गया था। यहाँ पर यजी बहुत ऊंचा ऊंचा चिल्लाती है और रोते हुए कहती है कि तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे, एक वर्ड भी बोले बिना, और अब क्यों वापस आ गए हो। शियांग बस खामोशी से उसकी ये बातें सुनता रहता है और इन दी एंड चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ। यजी वहाँ से चली जाती है। अब लिन से मिलने के लिए शियांग आता है और उससे कहता है मैं किसी की लाइफ में भी कोई इंटरफेरेंस इस वक्त नहीं करना चाहता और जो तुम्हें चाहिए बस वही देने के लिए आया था। और उसको वो वही स्टिकी नोट दिखा देता है जो एक्चुअली यजी की विश थी और उसने विशिंग हॉल में लिखी थी। वो उससे कहता है किसी तरह की विश तुम दोबारा से उसे दिखा सकते हो। लेकिन लिन ये सुनते ही उसे एक पंच दे मारता है और कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। शियांग बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। उसका ये लव जिसे उसने इतना चेरिश किया था अब उसके हाथों से निकल रहा था और शायद ये किस्मत के ही खेल थे। और इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, उनकी पास्ट की यादों में ले जाते हैं। शियांग याद करता है कि उसने एक दफा यजी को एक प्रेजेंट दिया था और उस प्रेजेंट में उसने वो सारी यादें ड्रॉ की थी जो उनकी लवेबल मेमोरीज थी और ये यजी को बहुत पसंद आया था। वो इतनी खुश हो गई थी कि वो इस गिफ्ट को हमेशा अपने पास रखेगी। उधर जैंग के भी लव लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे। लियू एक दफा उससे नाराज थी तो वो शियांग के पास मशवरा लेने के लिए आता है। शियांग उससे कहता है कि एक्चुअली लव में गिफ्ट्स की इतनी जरूरत नहीं होती। ये गर्ल्स आपसे सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉमिस चाहती हैं कि आप उनका हमेशा साथ दोगे। अब एक दिन यजी भी शियांग से नाराज हो गई थी क्योंकि उन्होंने एक कैफे पर मिलना था और शियांग बहुत वेट कराने के बाद वहां पर पहुंचा था। अब वो काफी देर तक अपनी गर्लफ्रेंड के नखरे उठाता रहता है और फाइनली उसे मनाने में कामयाब हो ही जाता है। वो आर्टिस्ट था, उसके लिए इतना ड्रॉ कर चुका था कि यजी को लगता था कि ग्रेजुएशन करते तक मेरे पास पूरा एक बॉक्स फिल हो जाएगा तुम्हारी यादों का। शियांग आज फिर से उस कैफे पे आता है और वो बार ऑनर जब शियांग को देखती है तो उससे यजी के बारे में पूछती है क्योंकि वो सालों पहले उनका रेगुलर कस्टमर था। वो कहता है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका। ये सुनकर वो भी सैड हो जाती है क्योंकि उन दोनों ने इसी बार में अपने बहुत सारे कीमती पल बिताए थे। एक दफा वो दोनों यहाँ पर इकट्ठे आए हुए थे कि यजी को देखकर शियांग ने उसके लिए एक गाना भी गाया था। यजी बहुत स्पेशल फील करती थी क्योंकि शियांग उससे जितना प्यार करता था वो उतना ही प्यार शो भी कराता था। उसे रोमांस करना बहुत अच्छे से आता था। हर रात को सोने से पहले वो उसे गुड नाइट की कॉल भी किया करता था और अक्सर जो उससे जेलस भी हो जाती थी, कहती थी कि काश जुआन भी इतना रोमांटिक होता। यजी सोचने लगती है कि अगर ये मुझे गुड नाइट कहना रोक दे तो मैं पता नहीं सो भी पाऊंगी कि नहीं। जू से कहती है कोई बात नहीं, जितने दिन तुम्हारे पास है बस उनको एंजॉय करो, आगे का मत सोचो। फिर एक दिन शियांग यजी को अपने साथ एक जगह पर लेकर गया था और वहाँ पर उसने बहुत सारे रोमांटिक वर्ड्स के साथ उससे एक प्रॉमिस किया था और वो ये था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन अब वो ये प्रॉमिस क्यों भूल गया और क्यों उसे छोड़कर चला गया। यजी का ये सोच सोच कर दिल बहुत हर्ट होता था। दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाते हैं। वो दोबारा से छत पर गया था और वही विश जो यजी ने लिखी थी वो पढ़ लेता है और उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि अपने प्यार को पाने के लिए क्या वो शियांग को एक सीढ़ी बनाए या फिर गिव अप कर दे। शियांग भी आजकल बहुत उदास रहता था। वो हर टाइम पर अपने घर में भी अंधेरा किए रखता था। आज उससे मिलने के लिए एक मिस्टर शाओ आते हैं जिन्हें उसके वापस आने का पता चल गया था उसके फ्रेंड्स के थ्रू। वो उसे कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद है, तुम्हारे हाथ में जो सफाई है, जो तुम्हारी यूनिक आइडियाज हैं, वो सब मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। ग्रेजुएट करते समय मैंने तुम्हें एक ऑफर दी थी अपने साथ जॉब करने की, आज भी वो ऑफर मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ।
लेकिन शियांग का कहना है कि इतने सालों से मैं इन टच नहीं रहा इस फील्ड से, तो पता नहीं मैं आपके काम का रहा हूँ कि नहीं। लेकिन मिस्टर शाह उससे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर का जो टैलेंट है वो थोड़े ही दिनों में दोबारा उभर कर सामने आ जाएगा। लेकिन शियांग गया कहाँ था, ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। उधर जू आज लिन को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। वो उससे पूछने लगती है कि क्या यजी और तुम्हारे बीच कोई प्रोग्रेस हुई। लेकिन लिन बहुत उदास और खामोश था। वो समझ जाती है, उससे पूछती है शियांग वापस आ गया है। लिन कहता है हाँ आ गया है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जू अब की दफा लिन के साथ थी, क्योंकि उसे लगता था कि शियांग एक दफा यजी को हर्ट करके गया है। अगर वो दोबारा से उसकी लाइफ में आया, फिर से उसे हर्ट किया, तो अब की बार वो नहीं संभल पाएगी। उधर यजी के डैड भी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गए थे। वो उससे कहते हैं कि तुम काम में बिजी होगी, लेकिन वो कहती है कि आजकल मैं बहुत फ्री हूँ और आपके लिए मैंने कुछ छुट्टियां ले ली हैं। एक्चुअली वो एक कॉमिक आर्टिस्ट थी जो कि बहुत पॉपुलर थी और उसकी एक कॉमिक को एनिमी के तौर पर चेंज करने के लिए काम चल रहा था। वो कहती है आजकल मेरी क्लाइंट से डील चल रही है तो ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए मैं घर पर ही रहूंगी आपके साथ और अच्छे से आपका ख्याल भी रखूंगी। दूसरी तरफ हमें जू को दिखाते हैं। उसे आजकल बहुत टेंशन हो रही थी। उसका मन कुछ खाने को करता नहीं था और कभी कभी उसे वॉमिट भी आ जाती थी। उसका स्टमक अपसेट था। उसे शक था कि शायद वो प्रेग्नेंट है। यही बात वो अपनी सारी फ्रेंड्स को आज सुबह सुबह घर बुलाकर अनाउंस करती है। उसकी तीनों फ्रेंड्स मिलकर उसे स्पेशल प्रोटोकॉल देने लगती है। कोई उसके सामने फ्रूट्स रख रहा था, कोई उसके पैर दबा रहा था, तो कोई उसके लिए जूस लेकर आ रहा था। लेकिन वो कहने लगती है कि अभी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ और ना ही मैंने युआन से फैमिली से रिलेटेड कोई भी बात डिस्कस करी है। वो उससे कहती है कि सबसे पहले तुम कंफर्म तो कर लो कि ये न्यूज ठीक भी है कि नहीं, और वो टेस्ट करने के लिए अंदर चली जाती है। और बस उसी को इस हालत में देखते हुए यजी को कुछ अपनी यूनिवर्सिटी टाइम की यादें आने लगी थी। अब हमें फिर से पास्ट में लेकर चले जाते हैं। यजी कुछ दिनों से बहुत अपसेट थी। उसका मूड ऑफ रहता था, खाना पीना उसने छोड़ दिया था, उसे बहुत मूड स्विंग्स हो रहे थे। शियांग से भी मिलने और बात करने को दिल ही नहीं करता था। वो शियांग से जब भी मिलती थी उनकी आपस में लड़ाई हो जाती थी। शियांग अपसेट था कि ये मुझे अवॉइड कर रही है, इसका मूड क्यों खराब होता है, इसका कहीं मेरे से मन तो नहीं भर गया। और उसके बाद ऑफ कोर्स वो भी अपसेट होकर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाता था और काफी सारा ड्रिंक भी करता था। लेकिन उसे समझ नहीं आती थी कि उसके बीच और यजी के बीच प्रॉब्लम क्या हुआ है। इतने में यजी को जू कुछ अजीब अजीब सी न्यूज भी सुनाती है। कहती है कि एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, वो भाग गया तो पीछे उसने सुसाइड कर ली। ये सुनते ही वो तो और भी परेशान हो जाती है। अब उसके मूड में इस तरह के बदलाव उसके फ्रेंड्स ने भी नोट किए थे। और यहाँ पर एक दफा शीशी डिस्कस करती है कि आजकल वो अक्सर कंप्यूटर पर कुछ सर्च कर रही होती है और जब भी मैं आती हूँ वो बंद कर देती है। अब ये सुनते ही जू को काफी शक हो जाता है। वो सबसे पहले तो शियांग को मिलने के लिए बुलाती है, उसे सारी रिपोर्ट देती है। तो वो कहती है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कोई तो बात है जो उसे बहुत बॉदर कर रही है। शियांग भी इस बारे में काफी सोचता है। उसको याद आता है कि उसके फ्रेंड ने उसे कहा था कि शायद ये इशू हो सकता है कि रिसेंटली तुमने कुछ नया किया हो जिसके बाद से तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी अपसेट हो गई है। अब वो यही सोचता रह जाता है कि कहाँ मैंने कुछ नया किया और मेरे से क्या गलती हुई है। जबकि उधर हमें जू को दिखाते हैं। वो एक दफा देखती है तो यजी कमरे में नहीं थी, उसका लैपटॉप ऑन था। वो फौरन से उसकी सर्च हिस्ट्री चेक करने लगती है तो उसे पता चल जाता है कि वो आजकल प्रेगनेंसी के बारे में चेक कर रही है। उधर शियान भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था तो उसे फौरन से कुछ क्लिक कर जाता है कि क्या वजह हो सकती है। और जू की भी उसी टाइम पर कॉल आई थी जो उसे डांट रही थी। कहती है कि तुम सेफ्टी यूज नहीं कर सकते थे। और बस अब शियांग की तो दौड़ें लगी हुई थी। वो यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को तलाश करता है। उसका मूड बहुत खराब था तो जबरदस्ती उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाता है और उससे कहता है कि जो कुछ भी हुआ है, अगर तुम प्रेग्नेंट भी हो तो भी मैं जिम्मेदारी कबूल करूंगा और मैं अच्छा बाप बनने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और तो और उसने एक गिफ्ट भी उसके लिए रेडी किया हुआ था, उनके फ्यूचर बेबी के लिए। ये देखते ही यजी को काफी हंसी आती है और वो उससे कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम था, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब वो दोनों मिलकर उस गिफ्ट को एक जगह पर जमीन में दबा देते हैं, बिल्कुल एक खजाने की तरह, कि फ्यूचर में जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसे यहीं से आकर निकालेंगे। और उसी टाइम पर यजी अपनी यादों से तब बाहर आती है जब जू अपना टेस्ट करके बाहर आ गई थी और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाने लगते हैं कि जू का टेस्ट नेगेटिव आया था। बाकी फ्रेंड्स तो वहां से जल्दी में निकल गई थी कि फजूल में हमारा टाइम वेस्ट करा। लेकिन यजी ने नोटिस किया था जो थोड़ी देर पहले जू चाहती नहीं थी कि अभी वो मम्मी बने, अब वो सैड नजर आ रही है टेस्ट नेगेटिव देखकर। और दूसरी तरफ शियांग, उसने फैसला कर लिया था मिस्टर शाओ के साथ काम करने का। आज वो उसे मिलने के लिए आते हैं, दोबारा से मनाते हैं
और उसे एक प्रोजेक्ट दिखाने लगते हैं। एक एनिमी वो बना रहे थे और उसी के लिए वो कहते हैं इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर तुम होगे और इस कॉमिक राइटर के साथ तुमने ही कोऑपरेट करना है। और जैसे ही शियांग सारी डिटेल्स खोलता है तो प्रोबेबली वो एनिमी किसी और की नहीं बल्कि यजी की ही थी। पास्ट दिखाते हैं। एक दफा यजी और शियांग दोनों अपने रेगुलर कैफे में बैठे हुए थे। यहाँ पर शियांग को यजी की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है और वो था एक वॉलेट, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और स्पॉन्टेनियसली उसे किस करना चाहता था। लेकिन साथ ही साथ उसे बोलता है कि हम दोनों के माइंड्स कितने मिलते हैं, हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, क्योंकि उसी टाइम पर शियांग ने भी यजी के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया था और वो भी था एक लेडीज वॉलेट। यजी जब उस वॉलेट को खोल कर देखती है तो उसमें बहुत सारे पैसे भी थे। वो कहती है वॉलेट तो मैं रख लूंगी लेकिन ये पैसे नहीं। लेकिन शियांग उससे कहता है कि मैंने ये एक कंपटीशन के इनाम के तौर पर जीते हैं और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ही दूंगा। अगर तुम मेरे पैसे स्पेंड करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर अगले 1 साल की सारी ट्रीट तुम मुझसे लोगे। और साथ ही साथ शियांग जब अपना पुराना वॉलेट खाली करता है तो उसे पता चलता है कि वो हमेशा वॉलेट में उसकी और अपनी एक फ़ोटो रखता है। वो उससे कहता है मैं इतना स्मार्ट हूँ, इतना हैंडसम हूँ कि गर्ल्स मेरे पीछे पीछे चलती हैं। फिर मैं उनको अपना वॉलेट खोल कर दिखा देता हूँ ताकि उनको पता चल जाए कि मैं तो टेकन हूँ। अब यजी से शियांग इतना प्यार करता था कि ये बात उसके सारे फ्रेंड्स को भी अच्छे से पता थी और उसने सबको वार्निंग दे दी थी कि यजी से रिस्पेक्ट से बात किया करो। और ये वार्निंग उन्होंने इतनी सीरियस ले ली थी कि अब वो जब भी यजी को देखते थे तो उसे मिसेस शियांग कहने लगते थे और उसे इतना प्रोटोकॉल और इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी कि ये सब देखकर वेंजी बहुत जेलस होती है। लेकिन इतना कुछ देखने के बाद यजी को काफी एम्बेरसमेंट होती थी, लेकिन शियांग उसे समझाता है कि सबको सीरियस ना लो, ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं और बस तुमसे मजाक करते हैं। लेकिन एक बात अपने माइंड में बिठा लो कि मैं ही तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, तुम मुझसे छुटकारा कभी नहीं हासिल कर सकती। याद है ना, मैंने तुम पर अपनी स्टैंप लगा दी थी। उधर जू बेचारी यही सोचती थी कि मेरा युआन वो इतना रोमांटिक क्यों नहीं है, जबकि युआन भी पूरी स्ट्रगल कर रहा था। उसने एक लव लेटर लिखा था और अपनी शायरी वो बार बार सुनाने की कोशिश करता था लिन से, और लिन को तो ये सब सुनने के बाद नींद ही आ रही थी और वो उससे कहता था कि सब कुछ बहुत डिस्गस्टिंग है। और फिर फाइनली इतनी सारी मेहनत के बाद युआन का लव लेटर भी रेडी हो जाता है, जो कि वो जू को देता है और जू तो पढ़कर खुशी से आसमान पर कूदने वाली थी। अब एक तरफ लियू और जैंग का कपल भी काफी अच्छा जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ हमारा मेन कपल वो तो अपना ज्यादातर समय इकट्ठे ही बिताते थे। और यहाँ पर यजी शियांग से एक वादा भी लेती है और वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ वॉक पर जाया करूंगा, कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यजी उसे याद दिलाती है कि ये वादा करना तो बहुत आसान है लेकिन इसे पूरा करना बहुत मुश्किल है, क्या तुम कर पाओगे? लेकिन शियांग बहुत कॉन्फिडेंट था और वो रास्ते में गुजरते हुए नोटिस करता है तो नीचे बैठकर उसके लेसेस बिटाई करता है। यजी को उसकी ये अदा बहुत पसंद आती थी। और फिर इसी के साथ ही हमें प्रेजेंट में ले आते हैं। यजी मीटिंग के लिए मिस्टर शाओ के पास गई हुई थी और वो कहते हैं कि तुम्हारे से कोऑपरेट करने के लिए मैंने एक मैनेजर भी असाइन कर दिया है और उसका नाम शियांग है। ये सुनते ही यजी हैरान रह जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स वो प्रोफेशनल थी तो कुछ भी नहीं कहती, खामोशी से वहाँ से चली जाती है। और फिर आज लियो की बर्थडे थी और उसकी बर्थडे में सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे। यहाँ पर जैंग और लियो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर सब ने ये गैस कर लिया था कि इनके बीच कुछ तो अपसेट हुआ है। और फिर इन दी एंड लियो जब पार्टी छोड़कर जाने वाली थी तो ही हमें पता चलता है कि लियो ने जैंग से ब्रेकअप कर लिया है। ब्रेकअप की वजह वो किसी को नहीं बताती और इसके साथ साथ वो काफी रूडली भी बिहेव करती है। अब जब सारे फ्रेंड्स वहाँ से चले गए थे तो वापस जाते हुए यजी को रियलाइज होता है कि वो अपना वॉलेट उसी कैफे में छोड़ आई है। वो वहाँ वापस जाती है तो उसे बार की ऑनर उसका वॉलेट देती है और इसके साथ साथ शियांग का भी, कहती है कि वो भी ये यहीं भूल गया था। और इतनी देर में शियांग भी वहाँ पहुँच जाता है अपना वॉलेट तलाश करते हुए और फाइनली उन दोनों का आमना सामना हुआ था और यजी देखती है कि उसके वॉलेट में आज भी यजी की फोटो है। अब किस्मत ने उन्हें मिला ही दिया था तो वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। बाहर के सारे लोग, सारे कस्टमर वहाँ से चले गए थे लेकिन वो दोनों बैठे हुए थे और इतनी देर उन्होंने कोई भी बात नहीं की थी। फिर उसके बाद खामोशी से वो वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में यजी के लेसेस खुल गए थे तो यहाँ पर शियांग नीचे झुकता है और हमेशा की तरह उसके लेसेस को टाई करता है। ये सीन देखते ही यजी की आंखों में आंसू आ गए थे। शियांग उसे हक करता है उसे चुप कराने के लिए, लेकिन यजी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती और खामोशी से वहाँ से चली जाती है।
अब अगले दिन यजी और उसकी फ्रेंड्स काफी परेशान थी। वो बार बार लियो को कॉल करती थी लेकिन उसका नंबर नहीं लगता था, और साथ ही साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि जैंग की कंडीशन ठीक नहीं है। वो गेमिंग खेलता खेलता वहीं पर ही ड्रिंक करते हुए सो गया था और 2 दिन से कैफे से बाहर ही नहीं निकला था। वो सबसे पहले तो जाकर उसको संभालती हैं और उसके बाद लियो का जाकर पता करने लगती हैं। वो अपने सेट पर थी जहाँ पर शूटिंग चल रही थी। वो देखती हैं तो वहाँ पर वो किसी और लड़के के साथ कहीं जा रही थी और बहुत महंगी गाड़ी में बैठकर। ये देखकर फ्रेंड्स को शक होने लगता है कि कहीं इसी गाय के पीछे तो उसने जैंग से ब्रेकअप नहीं किया। वो टैक्सी में बैठकर उसका पीछा करने लगती हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे। यहाँ पर तीनों जब उसको नोटिस कर रही थी तो वहीं पर ही यजी को लिन की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि प्लीज लियो को कॉल करो और उसे किसी तरह कांटेक्ट करके बताओ कि उसकी सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। उसको भी लियो का नंबर नहीं लग रहा था तो वो फौरन से लियो के पास जाती हैं, उसे ये बताती हैं तो सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और यहीं पर ही हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअली लियो की छोटी सिस्टर उसे कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव है कि लियो के सारे खर्चे उसी पर ही लग जाते हैं। लिन बताता है कि उसने किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन मुझे पता है क्योंकि इसकी सिस्टर अक्सर यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आया करती थी। जबकि उधर जैंग ड्रंक होकर आज शियांग के पास पहुंचा हुआ था और उसे बताता है कि पहले तो हमारी सिर्फ लड़ाई होती थी लेकिन अब की बार लियो ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। शियांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई तो वजह होगी, लेकिन जैंग उसकी एक भी नहीं सुनता। कहता है कि मैंने इतना अच्छा बनने की कोशिश की फिर भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और फिर इसी के साथ ही हमें पास्ट की यादों में ले जाते हैं। पास्ट में यजी काफी परेशान एक दफा बैठी हुई थी क्योंकि शियांग की तो ग्रेजुएशन होने वाली थी, वो उससे सीनियर था और यजी का अब लास्ट ईयर स्टार्ट होना था। उसे लगता था कि शियांग बिजी हो जाएगा और वो भी, तो वो दोनों फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से नहीं मिल सकेंगे जैसे स्टूडेंट दौर में मिलते थे। यहाँ पर शियांग कहता है कि तुम फिक्र ना करो, देखना मैं जैसे ही ग्रेजुएट करूंगा उसके बाद हम दोनों अपने पेरेंट्स को एक दूसरे से मिलाएंगे, क्योंकि शादी तो मैं तुमसे ही करने वाला हूँ। और इसके साथ ही हमें शिन को भी दिखाते हैं जो कि लियो की छोटी सिस्टर थी। एक दफा वो उनके हॉस्टल में भी रहने के लिए आई थी, उनकी यूनिवर्सिटी देखने के लिए। वहाँ पर सभी गर्ल्स की उस छोटी सी लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इवन के वार्डन जब उनके कमरे की चेकिंग करने के लिए आई थी तो उन्होंने शिन को एक वार्डरोब में छुपा दिया था, लेकिन तब उनको किसी को भी नहीं पता था कि शिन बीमार है और इसे कैंसर है। जबकि यजी ने अपने हॉलीडेज के बीच एक पार्ट टाइम जॉब की थी, बच्चों की आर्ट क्लास में लेक्चर देने की, और यहीं पर शियांग अक्सर उससे मिलने के लिए आ जाया करता था। और यहाँ पर वो दोनों बच्चों के साथ काफी इंजॉय करते थे। बच्चों ने भी पहली नजर में फील कर लिया था कि यजी का ये बॉयफ्रेंड है। और फिर इसी के साथ ही हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। जैंग को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शिन बीमार है और उसी की वजह से लियो इतनी अपसेट थी कि उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उसका सारा खर्चा उस पर लग जाता था और उसे अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं थी, सिर्फ अपनी बहन की जान बचानी थी। ये सुनते ही शियांग जैंग को पकड़ता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था ताकि वो लियो से मिले, लेकिन यहीं पर ही वो देखता है कि लिन यजी को ड्रॉप करने के लिए जा रहा है। वो उन दोनों को इकट्ठे देखता है तो वहीं से ही पीछे मुड़ जाता है। अब जैंग लियो के पास अंदर जाता है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए तुम अपनी लाइफ स्टार्ट करो और मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। लेकिन उसे वहाँ से निकाल देने के बाद वो बेचारी अकेली बैठकर काफी, जबकि शियांग से मिलने के लिए एक दफा मिस्टर शाओ आते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ सुना है, क्या सच बताओ, रियलिटी यही थी जो मैंने सुनी है या फिर डिफरेंट थी, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। शियांग अपनी यादों में खो जाता है। हमें फिर से पास्ट में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि शियांग ने एक कॉमिक बुक राइट की थी। वो ग्रेजुएशन से पहले ही अपना काम सेट करने में इतना प्रोफेशनल था कि बहुत सारी कंपनी से उसके रिलेशन भी थे और उसे बहुत सारी जॉब ऑफर्स भी आ रही थी। वो जब अपनी कॉमिक बुक पब्लिश कराने जा रहा था तो वेंजी उससे मिलती है और कहती है कि यूनिवर्सिटी के लास्ट डे मैं तुम्हारे साथ एक डिनर करना चाहती हूँ। लेकिन यहीं पर ये शियान आ जाता है जिसका वेंजी पर क्रश था। यहाँ पर शियांग तो उन दोनों को बिल्कुल भी भाव नहीं देता, लेकिन ये शियान को बहुत गुस्सा था क्योंकि वेंजी हमेशा शियांग के पीछे पीछे चलती थी, लेकिन उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, बल्कि उसे डांट भी देती थी कि ना तो तुम उस जैसे हैंडसम हो और ना ही उस जैसे प्रोफेशनल और टैलेंटेड। और इसी बात की वजह से ये शियान बहुत सालों से अपने दिल में एक ग्रूज लिए बैठा था शियांग के खिलाफ। शियांग आज एक पब्लिशर के पास अपना काम देकर जाता है जो कि उसकी सेक्रेटरी ने रख लिया था कि वो बॉस को दे देगी। और फिर उसके बाद वो लोग जाते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट डेज मनाने लगते हैं। यहाँ पर उन्होंने गर्ल्स को भी इनवाइट किया था और यहाँ पर सारे कपल्स इकट्ठे होते हैं और फायरवर्क्स एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि बॉयज का तो आज फेयरवेल था और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी से चले जाना था। यहाँ पर उनको ऐसा करते हुए एक गार्ड देख लेता है और उनके पीछे भागने लगता है। अब वो सारे अपने अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ते हैं और दौड़ लगा देते हैं।
यहाँ पर यजी और शियांग भी एक जगह पर जाकर छुप गए थे। यहाँ पर वो दोनों इतने क्लोज हो गए थे कि उनके बीच एक किसिंग सीन भी दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट डे शियांग सुबह ही सुबह यजी को उसकी क्लास तक छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि आज ही वो हॉस्टल छोड़कर चला जाएगा। यजी बहुत सैड दिखाई दे रही थी, लेकिन शियांग उसे तसल्ली देता है और कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद भी और सारी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और फिर उसे एक हग करता है और उसके बाद सी ऑफ कर देता है। लेकिन उन दोनों को ये अंदाजा नहीं था कि वो एक दूसरे को लास्ट टाइम देख रहे हैं। और फिर इसी के साथ ही हमें एक और बात पता चलती है, और वो ये थी कि वो पब्लिशर जहाँ पर शियांग अपना काम देकर आया था वो यीशान के अंकल की कंपनी थी। वो वहाँ से उसका काम चुरा लेता है और उसके ऊपर अपना टैग लगाकर अंकल को दिखा देता है। उसके अंकल तो ऑफ कोर्स अपने नेफ्यू की बात ही मानेंगे। उनकी सेक्रेटरी कहती है कि इस तरह का काम मैंने पहले भी देखा है और उस लड़के ने आज हमें फुल प्रोफाइल जमा करानी थी। लेकिन वो कहने लगता है कि वो लड़का मैं अच्छे से उसे जानता हूँ, वो मेरा काम चोरी कर रहा है। अब यही बात शियांग को फोन पर पता चलती है कि उस पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगा है। दूसरी तरफ वेंजी ने भी ये चीज देख ली थी कि यीशान ने शियांग का काम चोरी किया है। वो उसे बहुत बुरा भला कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं किसी तरह से शियांग से कम नहीं हूँ। वेंजी जाती है फौरन से शियांग के पास और उसे बताती है कि ये सारा कुछ यीशान कर रहा है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ है, मैं उसे इस तरह से अपनी मेहनत नहीं चुराने दूंगा। और फिर उसे तलाश करते करते वो एक बार के बाहर पहुंच जाता है। वो उसे वहां से पकड़ता है और एक अंधेरी से स्ट्रीट में लेकर जाता है। वो उसे डरा धमका कर उससे सिर्फ और सिर्फ कन्फेस कराना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यीशान अपने साथ 3 गुंडे भी लेकर आया है। अब वो गुंडे इकट्ठे मिलकर शियांग पर हमला कर देते हैं। उस बेचारे को बहुत मारते हैं, उसके सिर पर एक शीशे की बोतल भी फोड़ देते हैं। अब उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। वो उसे वार्निंग देते हुए वहां से जा रहे थे कि इतने में पीछे से शियांग जाग उठता है। उसे इतना गुस्सा था कि वो गुस्से में पागल हो गया था। वो जाते ही यीशान पर अटैक कर देता है। उसे मार मार के उससे बदला ले रहा था कि इतने में उसका सर किसी चीज से टकरा जाता है। इसके साथ ही यीशान वहाँ बेहोश हो गया था। वो तीनों गुंडे ये सब देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और अब शियांग और यीशान ही वहाँ रह गए थे। उधर यजी बहुत परेशान थी। शियांग का ना तो नंबर लग रहा था, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, और फाइनली उनका ग्रेजुएशन का दिन भी आ गया था। वो बार बार यही वेट कर रहे थे कि कहीं से तो हमें शियांग नजर आएगा, लेकिन वो तो मिसिंग पर्सन बन चुका था जैसे। इतने में एक फ्रेंड आता है और उनको न्यूज देता है कि शियांग ये यूनिवर्सिटी छोड़कर चला गया है और ये सारा कुछ उसने अपनी विल से किया है। यजी हैरान रह जाती है कि अगर उसने यूनिवर्सिटी छोड़ी, ये सारा कुछ क्लियर किया, तो एक वर्ड मुझसे भी तो आकर बोल सकता था, कुछ तो एक्सप्लेन करता। और वो जो गिफ्ट उसकी ग्रेजुएशन के लिए खरीद कर खड़ी हुई थी वो जाती है और एक लेक में फेंक देती है। और इसके साथ ही हम प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं। आज शियांग उसके सामने बैठा हुआ था इतने सालों के बाद, और यजी उसे पूछ रही थी कि मुझे कुछ तो बताओ, तुम मुझे क्यों छोड़ कर गए थे? तुम जो भी बोलोगे मैं तुम पर विश्वास करूंगी। लेकिन शियांग सिर्फ खामोश रहता है। तो वो उससे कहने लगती कि मैंने पहले भी बहुत सालों तुम्हारा इंतजार किया है और अब भी मैं तुम्हारे सच बोलने का फिर से इंतजार करूंगी। और फिर इसी के साथ ही सबको न्यूज मिलती है कि शिन की डेथ हो गई है, जो कि लियू की छोटी सिस्टर थी। अब यहाँ पर जैंग भी पहुंच जाता है और लियू सब कुछ भूल चुकी थी कि वो उससे ब्रेकअप कर चुकी है। वो उसका ट्रू लव था। वो बस उसे हक करके रोती चली जा रही थी। और इसी के साथ ही यजी और शियांग उन दोनों को रियलाइज हो रहा था कि लाइफ कितनी शॉर्ट और कितनी अनसर्टन है। पहले अब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं। यजी फाइनल ईयर में थी और बहुत मेहनत कर रही थी, क्योंकि उसके अक्सर प्रोजेक्ट्स होते थे और इसलिए अक्सर वो अपनी आर्ट की लैब में लेट हो जाया करती थी। यहाँ पर लिन उसकी बहुत परवाह करता था, लेकिन जब भी वो आता था तो उसे ऐसा लगता था कि शायद शियांग वापस आ गया है। ये देखकर लिन काफी हर्ट होता था, लेकिन यजी उसे अपने से ज्यादा क्लोज नहीं होने देती थी। यजी दुनिया के सामने तो ऐसे ही प्रिटेंड करती थी कि जैसे वो यूज्ड टू हो गई है, शियांग को भुला बैठी है, लेकिन इनफैक्ट उसके दिल में आज भी शियांग जिंदा था और उसे लगता था कि वो कहीं ना कहीं से एक दिन उसके सामने अपीयर हो जाएगा। और इसी तरह से उसका फाइनल ईयर भी बीत जाता है। और फिर हमें आज प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। इन्हीं बातों को याद करते हुए यजी बहुत सैड हो गई थी। उसने आज भी वो बॉक्स संभाल के रखा हुआ था जिसमें वो सारे गिफ्ट्स थे जो कि यूनिवर्सिटी में शियांग ने उसे दिए थे। आज वो दोबारा से वो बॉक्सेस खोलती है, उन गिफ्ट्स को एक नजर देखती है, और फिर उसके बाद वो इतनी हर्ट हो गई थी क्योंकि शियांग से मिली थी। उसने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि वो उसे छोड़कर क्यों गया है। वो गुस्से में आकर वो सारी चीजें उठाती और बाहर जाकर ट्रैश में फेंक देती है। उसके बाद वो एक लेटर लिखती है जिसमें वो इस सारी दिल की बातें कह रही थी कि उसे शियांग पर कितना गुस्सा है। उसने मुझसे इतने सारे वादे किए, लेकिन सारे के सारे उसने पूरे नहीं किए।
अब जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, वो रो लेती है, तो दोबारा से बाहर जाती है और ट्रैश में से ढूंढ ढूंढ कर वो सारी चीजें दोबारा से उठाकर अपने घर ले आती है। ये सब चीजें उसके हार्ट से क्लोज थी। इसका ये मतलब था कि वो शियांग को चाहते हुए भी अपने दिल से नहीं निकाल सकती। अब एक दिन वो मिस्टर शाओ के ऑफिस में जाती है उनसे मीटिंग करने के लिए। यहाँ पर मिस्टर शाओ कहते हैं कि शियांग आता ही होगा, जो मेरा नया एनिमी डायरेक्टर है, और वही तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करेगा। और इतने में शियांग कमरे में आता है। शियांग ने अपना नेम चेंज कर लिया था और अब वो शियांग जई की जगह शियांग हुई बना हुआ था। अब वो दोनों अकेले बैठे थे। उन्होंने अपने काम से रिलेटेड डिस्कशन करनी थी, लेकिन यहाँ पर यजी उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो इस शियांग को जानती ही ना हो और ना ही उसे पहचानती हो। वो उसे इंट्रोडक्शन कराने लगती है अपना, जैसे वो पहली दफा मिल रहे हों, और जाते जाते उसे उसके फुल नेम से बुलाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो स्ट्रेंजर्स हों। अब इसी तरह से लाइफ चलती रहती है। एक्चुअली यजी और उसकी फ्रेंड्स आजकल काफ़ी अपसेट थीं, क्योंकि वो शिन से बहुत अटैच थीं और शिन के जाने के बाद लियो की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो किसी से मिलती भी नहीं थी और काफ़ी दिनों बाद उन्होंने एक डिनर अरेंज किया था जिस पर वो लियो को भी बुलाते हैं और फाइनली वो वहाँ अपीयर हो ही जाती है। वो उसके सामने शिन की किसी बात का कोई जिक्र नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी सिस्टर को भूल जाए। उसका अपनी सिस्टर के अलावा इस दुनिया में और कोई भी रिश्ता नहीं था। लेकिन अचानक ही वहाँ पर लियो रोने लगती है और शिन की एक एक बात याद करके उनको बताती है, जो भी उसके दिल में उस टाइम पर थी। उसका मन लाइट हो ही जाता है और उसे लग रहा था कि उसे पेशेंस आ जाएगा। यहाँ पर वो चारों फ्रेंड्स ड्रिंक भी करने लगती हैं। लियो तो कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गई थी, तो यजी यहाँ पर जैंग को मैसेज करती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ड्रंक है, आओ और उसे खुद ही संभालो। दूसरी तरफ लिन भी ड्रिंक कर रहा था और यहाँ पर वो युआन से अपने दिल की बातें करता है। उसे बताता है कि पता है मैं यजी को कब से लाइक करता हूँ, 15 साल पहले से। युआन हैरान था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इसका लव इतना पुराना होगा। लिन कहता है कि यजी अच्छे से ये बात जानती है, बस वो प्रिटेंड करती है अनजान बनने के लिए। लेकिन मैं अभी भी हिम्मत नहीं हारूंगा, मैंने उसे प्रपोज किया हुआ है, जब तक वो आंसर नहीं देती मैं उसका वेट करूंगा। उधर जैंग भी शियांग के साथ बैठा हुआ था और वो शियांग को कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले जाते हुए ऑकवर्ड लग रहा है। शियांग जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जैंग उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है। अब वहाँ पर बाकी सारे तो निकल चुके थे। इन दी एंड यजी और शियांग ही रह गए थे। यजी ने भी थोड़ा बहुत ड्रिंक किया हुआ था, लेकिन वो अभी भी अपने होश में थी। शियांग उसके पास आकर खड़ा होता है तो वो उससे कहने लगती है कि तुम जैसा एक फ्रेंड था मेरा, नाम भी मिलता जुलता था, लेकिन वो तुमसे बहुत ज्यादा ब्रेव था। उसके मन में जो भी आता था वो कहता था, मुझसे प्यार करता था, अपनी फीलिंग्स भी शेयर करता था, मेरा ख्याल भी रखता था। उसने मुझसे बहुत सारे वादे भी किए थे, एक ही खराबी है, कोई भी वादा उसने पूरा नहीं किया। शियांग ये सब सुनकर दुखी होने लगता है और इतने में यजी उसे पीछे से आकर हक करती है और साथ ही कह देती है, मूव मत करना, मुझे बस 1 मिनट दे दो, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब थोड़ी देर उसे हक करने के बाद वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है। उसी टाइम पर जब शियांग उसे छूने वाला था, वो हाथ पीछे हटा लेती है। जैंग एक दफा मॉर्निंग वॉक करते हुए शियांग से कहता है कि तुम यजी को सच क्यों नहीं बता देते। वो उससे कहता है कि उसे सच बताकर अब कुछ भी कहने का क्या फायदा, अगर उसे बताया तो एक और इंसान हर्ट होगा और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैंने उससे इतने सारे वादे किए थे जो मैं निभा नहीं सका और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। काफी सारे मंथ्स इसी तरह से बीत चुके थे। शियांग जिस भी प्रोजेक्ट पर काम करता था वो एनिमी हिट होती चली जा रही थी और सारे लोग उसकी इतनी जल्दी प्रोग्रेस से काफी हैरान थे। एक्चुअली वो एक नेचुरल टैलेंट था। एक दिन यजी को भी उसकी फ्रेंड्स कहती है कि शियांग इतनी तरक्की कर रहा है, लगता है जितने साल वो गायब अब्रॉड में काम करता रहा था। लेकिन यजी ये सुनते ही अपसेट हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद शियांग को अपना कैरियर हमारे प्यार से भी ऊपर था। और फिर उसके बाद एक दिन मिस्टर शाओ की बर्थडे थी। उनकी बर्थडे पार्टी में हर किसी ने अपना एक कंपेनियन लेकर जाना था और शियांग का कंपेनियन और कोई नहीं बल्कि यजी बनी हुई थी। यजी ने भी आज ब्लैक ड्रेस पहना था। वो दोनों इकट्ठे बहुत अच्छे लग रहे थे। शियांग उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उस पार्टी में लेकर जाता है। मिस्टर शाओ शियांग को अपने कुछ फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, लेकिन वो चाहता नहीं था कि यजी को अकेला छोड़े, क्योंकि उसे लगता था कि यजी अभी भी शाय होगी इस तरह की पार्टीज में। लेकिन आज वो देखकर हैरान रह जाता है कि यजी बहुत बदल चुकी है। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी और हर चीज को अच्छे से हैंडल करना जानती थी। पार्टी के बाद शियांग उससे यही बात पूछता है तो यजी कहती है कि हाँ, जब मैं पहली दफा इस तरह की पार्टी में आई थी तो मुझे तो वाइन भी पीनी नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे जमाने ने बहुत कुछ सिखा दिया है। शियांग काम पर तो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे काम में जब भी कोई चीज बॉदर करने लगती थी तो वो फौरन से स्मोकिंग स्टार्ट कर देता था। एक्चुअली वो इंटरनली बहुत वीक हो चुका था, उसमें बर्दाश्त भी बहुत कम थी। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते कि यजी भी अपने स्टूडियो में बैठी हुई थी। उसने ये स्टूडियो जू के साथ मिलकर बनाया हुआ था और वो दोनों
बिजनेस पार्टनर थे। एक बात पर आज उनकी लड़ाई हो जाती है। उनका सारा स्टाफ भी अपसेट हो गया था। उन्हें लगा था कि आज तो इनकी सुलह नहीं होने वाली, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लियू और शीशी वहां पहुंच जाती है और उन दोनों की सुलह करा देती हैं। वो दोनों जब आपस में लड़ी थी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे आज इनकी फ्रेंडशिप का लास्ट डे होगा, लेकिन जितनी जल्दी वो मानी उसको देखकर लग रहा था कि ये फ्रेंडशिप सारी जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है। दूसरी तरफ हमें शियांग को दिखाते हैं। उसका कैरियर बहुत सक्सेसफुल जा रहा था, लेकिन फिर भी वो हमेशा ब्लैक कपड़े पहनता था, अंधेरे में रहता था, लोगों से अपना फेस छुपाता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे पहचाने, उसका इतिहास किसी के सामने आए। तभी तो उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। लेकिन आज वेंजी उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारा अता पता निकाला है, और उसे सॉरी करने लगती है। कहती है मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, ये सब मेरी गलती से हुआ था कि यीशान ने तुम पर हमला किया। लेकिन शियांग एकदम न्यूट्रल होकर बैठा रहता है और कहता है कि तुम्हारे ये सब कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पास्ट में हो गया वो नहीं बदल सकता। आज देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा कैरियर तबाह हो गया था, लेकिन मैंने जो भी किया था उस सब की सजा मैं काट कर आया हूँ। और इसी के साथ ही हमें पास्ट में ले जाते हैं। उस फाइट के बाद शियांग ने लिन को सारी हकीकत बता दी और जाते जाते बस उससे इतना ही वादा लिया था कि तुम यजी का ख्याल रखना। अगर उसे मेरे बारे में पता चला तो वो बहुत हर्ट होगी, उसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद इस फाइट की वजह से यीशान कोमे में चला गया था, जबकि शियांग उसे प्रिजन की सजा मिली थी। वो 7 साल जेल में काट के आया था, एक काल कोठड़ी में पड़ा रहता था, जहाँ पर सिर्फ उसे दिन की रोशनी ही दिखाई देती थी और शाम का पता चलता था। लेकिन ये सारा टाइम वो अपने आप को अपनी डिजाइनिंग की स्टडीज में ही बिजी रखता था। वो चाहता था कि जब वो बाहर निकले तो एक नॉर्मल जिंदगी बिता सके। वेंजी जब उसकी ये सारी दुख भरी कहानी सुनती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो उससे कहता है कि आज तो तुम आ गई, लेकिन आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और बस उसके बाद अगले दिन ही वो वहाँ से शिफ्ट कर जाता है। वो नहीं चाहता था कि वेंजी उसके घर के चक्कर लगाती फिरे। अब वो एक नई जगह पहुँच चुका था। वो कभी कभी अपने फोन में से यजी की फोटोज निकाल कर देखता था। एक्चुअली वो एक सक्सेसफुल मांगा राइटर थी और अक्सर इंटरनेट पर उसकी फोटोज मिल जाती थी। उसकी सक्सेस की कहानियां भी लिखी होती थी। लेकिन जब वो उसे देखता था और उसके बाद खुद को मिरर में देखता था तो उसे लगता था कि हम दोनों मिसफिट हैं। मुझ पर एक ऐसा दाग लग चुका है कि मैं अब यजी के साथ सूट ही नहीं करता। अब थोड़े दिनों बाद जैंग आता है शियांग के पास और उसके सामने वो प्रैक्टिस कर रहा था कि किस तरह से लियो को प्रपोज करेगा। ये सब देखकर शियांग जैंग के लिए तो खुश था, लेकिन वो सोचने लगता है कि उसने भी तो यजी को प्रपोज करना था, लेकिन अब शायद वो दिन कभी भी नहीं आएगा क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं रहा। अब वीकेंड पर यजी सुबह सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रही थी तो उसे शियांग की कॉल आती है, जो उसे कहता है कि अगर तुम आज फ्री हो तो तुमसे एक मीटिंग करनी है काम से रिलेटेड। यजी फौरन से यस कर देती और उसे अपने ऑफिस में बुला लेती है। वो बहुत अच्छा सा तैयार होकर गई थी और उसने काम से रिलेटेड खुद को फुली प्रिपेयर किया हुआ था। शियांग यहाँ पर जब उसे काम करते हुए देखता है तो हैरान रह जाता है। उसने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की हुई थी और इसके साथ साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट का सारा काम उसका रेडी था। वो उसे जब इस तरह से देखता है तो हैरान रह जाता है और खुश भी बहुत होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो शाय सी यजी जो कि स्टेज पे लोगों के सामने सिंग भी नहीं कर सकी थी, आज वो इतनी प्रोफेशनल और इतनी सक्सेसफुल हो चुकी होगी। वो उसे इस तरह से जब देखता है तो उसे लगता है कि आज उसे फिर से यजी से प्यार हो गया है। वो उसकी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस हुआ था। अब जब उनकी मीटिंग ओवर हो जाती है तो यजी बाहर जाती है। उसके स्टूडियो में एक गार्डन भी था। वो वहाँ पर अपने पौधों को पानी देने लगती है। आज ऑफिस में और कोई भी नहीं था। शियांग उसके पीछे पीछे बस चलता रहता है और वो भी वहाँ पर प्लांट्स को पानी देने लगा था। यजी से थोड़ा सा पानी गलती से शियांग पर गिर जाता है और वो उसे कहता है कि तुम एक बैड गर्ल हो अभी तक। और बस यहीं पर ही वो दोनों पानी से खेलने लगते हैं और यजी ने तो पूरी तरह से शियांग को नहला के रख दिया था और वो कोई रेजिस्ट भी नहीं कर रहा था। और इतने सालों बाद शियांग के फेस पर पहली दफा स्माइल आई थी और वो दिल खोल कर हंसा था। अब जब वो अंदर जाता तो यजी उसके लिए टॉवल लेकर आई थी। उसी ने तो उसे सारा गीला कर दिया था, तो अब वो उसके हेयर ड्राई करने लगती है। शियांग उसे छूकर अपने करीब करना चाहता था, लेकिन फिर हिम्मत नहीं कर पाता। यजी भी यहाँ पर उससे पूछती है कि तुमने नाम क्यों बदला। वो कहता है क्योंकि मैं एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि यजी की मम्मी ने कुछ अरेंज किया हुआ था। वो अक्सर लिन को और यजी को मिलवाना चाहती थी, लेकिन लिन था कि उनके हाथ ही नहीं लगता था। अब वो एक प्लान बनाती हैं। वो एक जगह रेस्टोरेंट में यजी को भेज देती हैं और दूसरी तरफ उसी रेस्टोरेंट में उन्होंने लिन को भी बुला लिया था। यजी को अंदाजा था कि उसकी मम्मी ने लिन को ही यहाँ बुलाया होगा, लेकिन उसी टाइम पर जब वो लिन का वेट कर रही थी तब बाहर से शियांग अपने बॉस के साथ गुजर रहा था। वो उसे देखता है तो वहीं ठहर जाता है। मिस्टर शाओ ने शियांग की नजरों में बहुत कुछ पड़ा हुआ था। वो उससे कहते हैं कि तुम जाओ और इसी के साथ लंच करो, मैं तो निकला यहाँ से। उसी टाइम पर यजी लिन का वेट करते हुए वहाँ से निकलने ही वाली थी क्योंकि वो लेट हो चुका था।
लेकिन शियांग सामने आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम माइंड ना करो तो मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ, और यजी यस कर देती है। उधर शियांग अपने एक इमरजेंसी केस में फंस गया था, लेकिन जब वो टाइम देखता है तो जल्दी जल्दी से रेडी होकर उसी रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। लेकिन जब तक वो पहुंचा था तब यजी के साथ शियांग बैठा हुआ था। लिन ये देखते ही सैड हो जाता है और बस वहां से वापस मुड़ जाता है बिना उनको डिस्टर्ब किए। और इसी के साथ ही लिन को पास्ट की यादें आने लगती हैं। जब यजी हाई स्कूल में थी तब भी लिन, उसका फ्रेंड, उसके साथ हुआ करता था। उसे बचपन से ही ड्रॉ करने का शौक था। वो जब पेंटिंग्स बनाया करती थी तो वो उसके साथ बैठकर उसे कंपनी देता था। वो तभी से उससे प्यार करता था, लेकिन यजी ने कभी भी उसे इस नजर से नहीं देखा था। आज ये सारा कुछ याद करते हुए लिन भी सैड हो जाता और आज डॉक्टर लिन साहब ने भी सिगरेट सुलगा ली थी। गम को भुलाने के लिए कभी कभी ऐसा करना ही पड़ता है, और इसके साथ ही वो अपनी गाड़ी भगाता हुआ वहां से निकल जाता है। शियांग यजी के साथ एक एग्जीबिशन देखने के लिए आता है, और ये एग्जीबिशन उनकी यूनिवर्सिटी की आर्ट गैलरी में थी। यहाँ पर शियांग जिस तरह के कमेंट्स उसकी पेंटिंग्स पर दे रहा था तो ये सुनकर यजी को लगता है कि जैसे ये अक्सर यहाँ पर आता था। और हमने भी स्टार्ट के एपिसोड्स में देखा था कि शियांग चोरी चोरी उसकी एग्जीबिशन देखने के लिए आया करता था। यजी भी ये बात फील कर लेती है। उसके बाद वो दोनों यूनिवर्सिटी में वॉक करने लगते हैं, और एक पॉइंट ऐसा था जहाँ से उनकी यादें जुड़ी हुई थी। उन्होंने अपना लास्ट डे यहीं पर ही बिताया था, और यहीं से ही सिक्योरिटी गार्ड ने उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया था। यजी कहती है बाकी किसी कपल के पीछे वो नहीं भागा था, सिर्फ तुम्हारे पीछे भागा था, और उसकी रीजन ये है क्योंकि तुम हमेशा यूनिवर्सिटी में शाइन करते रहते थे। ये सुनते ही एक दफा शियांग सैड हो जाता है, क्योंकि वो शाइनिंग स्टार जो कभी यूनिवर्सिटी का हाँक हुआ करता था आज अपने इतने सारे साल वेस्ट करने के बाद दोबारा से अपना कैरियर स्टार्ट करने पर लगा हुआ था। जबकि दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाते हैं। ऑल्दो शियांग ने उसे यजी की विश बता भी दी थी, लेकिन फिर भी वो गलत मीन्स यूज करके यजी का दिल नहीं जीतना चाहता था। वो आज ड्रिंक कर रहा था, सैड बैठा था, और यहाँ पर वो जॉन को बताता है कि बचपन से ही यजी मुझे बिग ब्रदर बोला करती थी, और लगता है कि उसका माइंडसेट वहीं का वहीं अटक गया है। मैं तो हमेशा से उससे प्यार करता था, लेकिन वो मुझे भाई और कजन से आगे कुछ भी नहीं देखती। और उसके बाद यजी के घर पर एक दिन लिन डिनर करने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर उन दोनों को मम्मी डैडी एक दफा अकेला छोड़ देते हैं। उन्हें ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो लिन उससे कहता है कि चलो हम बाहर चल के कुछ बातें करते हैं, कुछ चीजें क्लियर करनी है। अब वो दोनों पार्क में जाकर बैठ जाते हैं, और यहाँ पर लिन यजी को उसकी बचपन की बहुत सारी बातें बताता है। वो हमेशा से बचपन से लेकर अब तक उसकी बहुत केयर किया करता था, और वो उसे ये भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे लव करता था, लेकिन तुम हमेशा नजरें चुराती थी क्योंकि तुम मुझे एक ब्रदर की नज़र से देखती थी। लेकिन मैं क्या करूं, जब से बड़ा हुआ हूँ लगता है कि तुम्हें प्यार करने की आदत पड़ गई है, और आदतें छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। इन दी एंड वो उसे क्लियर कर देता है और कहता है कि अब हम फ्रेंड्स रहेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि तुमसे मूव ऑन करूँ, लेकिन इसमें मुझे समय लगेगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक दिन जो मिस्टर शाह की कंपनी में आई थी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करनी थी, और यहीं पर ही ऑफ कोर्स उनका डायरेक्टर और कोई नहीं शियांग था। ये उसकी शियांग से पहली मुलाकात थी इतने सालों बाद। वो उसे बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशन करने के बाद उससे पूछती है कि क्या तुम यजी के साथ दोबारा इकट्ठे होना चाहते हो। लेकिन शियांग के पास कोई भी जवाब नहीं था। उसका मन तो बहुत करता था, लेकिन उसे लगता था कि अब वो इस काबिल नहीं रहा। यहाँ पर जू उसे बताती है कि तुम्हें पता है जब तुम चले गए थे तो यजी ने बहुत सफ़र किया है। मुझे डर है कि तुम दोबारा से उसकी लाइफ में आए तो फिर से उसका दिल मत तोड़ना। और कहती है कि मैं तुमसे बैक करती हूँ, प्लीज़ उसका अच्छे से ख्याल रखना। और ये कहती हुई वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें लियू और जैंग को दिखाते हैं। लियू ने खुद को एडजस्ट कर लिया था जैंग के लाइफस्टाइल से रिलेटेड। वो हमेशा गेमिंग में ज्यादा इंटरेस्ट लेता था अपनी जॉब्स वगैरह से ज्यादा, लेकिन लियू भी अब उसकी इस आदत का हिस्सा बनती जा रही थी। फिर एक दफा गेमिंग कैफे में ही जैंग उसके सामने रिंग निकाल कर उसे प्रपोज करता है। ऑफ कोर्स लियू का जैंग के साथ इतना पुराना रिश्ता था, वो फौरन से उसे यस कर देती है और खुश हो जाती है। फिर एक दिन यजी शियांग के घर पर आती है। वो उस टाइम पर घर पर नहीं था, तो उसे बताता है कि मैट के नीचे से चाबी निकाल कर अंदर चली जाओ। वो जब अंदर जाती है तो उसकी कुछ चीजें बिखरी हुई थी जो वो देखने लगती है, और यहीं पर ही वो देखती है कि उसने पूरा एक बॉक्स भरा हुआ है उसकी और यजी की यादों का। इसमें वो सारे मोमेंट्स थे जो उन दोनों के लिए स्पेशल थे। ये देखते ही यजी इमोशनल हो जाती है और वो सारी ड्राइंग्स वो बोर्ड पर लगा देती है। जब पीछे से शियांग आता है तो उससे पूछने लगती है, तुम छुपाते क्यों हो? क्या मैं तुम्हारे दिल में अभी तक हूँ? तो मुझे सच क्यों नहीं बताते? क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे बिना एक शब्द बोले? तुमने मुझे बहुत सफर कराया। क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स की थोड़ी सी भी केयर है? मैं कितना तड़पी थी, तुम्हें कितना मिस करती थी। मैं आज तक तुमसे मूव ऑन कर ही नहीं सकी। ये कहते हुए वो उसे हक कर लेती है, और यहाँ पर शियांग वो भी बहुत दुखी हो जाता है।
उसने फैसला कर लिया था कि अब वो यजी को और सफर नहीं कराएगा, क्योंकि उसे लगता था कि मेरी हकीकत जानकर ये दुखी होगी, उसके बगैर भी वो बहुत दुखी थी। अब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और जीशान को दिखाता है। वो आज भी कोमा में था। वो उसे सारी रियलिटी बताता है कि किस तरह से इसने मेरा काम चुराया था, हमारी फाइट हुई थी। काश मैं उस दिन थोड़ा काम रहता, अगर मैं इसे फाइट बैक ना करता तो ना इतनी घातक चोट इसे लगती कि आज ये बेड पर पड़ा होता। वो बोलता है कि मैं 7 साल जेल काट कर आया हूँ। मुझे लगता था कि मुझे अपनी सारी पनिशमेंट मिल गई है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेता, इतना रिएक्ट ना करता, तो आज ये अपने कदमों पर खड़ा होता। शियांग को तो उन 4 लड़कों ने इकट्ठे मिलकर मारा था और शियांग तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ये सारा कुछ कर रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके सर पर इस तरह की चोट लग जाएगी। यहाँ पर यजी भी उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हो जाती जब उसे पता चलता है कि ये 7 साल कहीं अब्रॉड नहीं रहा था, बल्कि एक मजबूरी की वजह से इसे छोड़कर गया था और जेल में था। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हारी हर परेशानी मेरी है और तुम्हारी हर खुशी भी। अब शियांग को काफी तसल्ली हो गई थी। वो कभी कभी यजी को मैसेज करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो यूनिवर्सिटी टाइम में किया करता था। यजी को काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत नखरा दिखाती थी और उसके बाद उसे कभी कभी रिप्लाई कर दिया करती थी। फिर एक दिन वो यजी के ऑफिस में एक बिजनेस मीटिंग के लिए आता है। उस टाइम पर वो ऑफिस में नहीं थी और उसके कोलीग्स भी ब्रेक पर गए हुए थे। इतने में यजी की मम्मी वहां पर आ जाती हैं। वो उनको बहुत रिस्पेक्ट से वहां पर बिठाता है और वो पूछती हैं तो कह देता है कि मैं उसका एक फ्रेंड हूँ। मम्मी को शियांग बहुत स्वीट लगा था। वो उससे बातें करने लगती है और परेशानी बताती है कि मैं कितने स्ट्रेस में रहती हूँ। मेरी बेटी शादी के लिए मानती ही नहीं है, अब नहीं तो कब शादी करेगी। और साथ ही साथ ये भी बताती है कि लगता है ये अपने फर्स्ट लव को कभी भुला ही नहीं पाई। यूनिवर्सिटी में इसका एक बॉयफ्रेंड था और जितने दिनों वो उसका बॉयफ्रेंड रहा था वो बहुत खुश रहती थी। शियांग जब ये सारा कुछ सुनता है तो बहुत टची हो जाता है, लेकिन साथ ही वो कहने लगती कि मुझे लगता है कि लिन से ज्यादा सूटेबल इसके लिए कोई भी नहीं, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक वो मेरे सामने ही बड़ा हुआ है। यहाँ पर शियांग यजी के एक्स बॉयफ्रेंड का साथ देने लगता है। कहता है वो भी मेरा फ्रेंड है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो बचपन से लेकर अब तक मेरे साथ ही बड़ा हुआ है। वो बहुत रिलायबल है, रीजनेबल है और आज तक यजी से बहुत प्यार करता है। मम्मी को भी उसकी बातें काफी कन्विंसिंग लग रही थी, लेकिन शियांग को अगर किसी चीज का डर था तो वो ये था कि अगर मम्मी उसका पास्ट जानेंगे कि वो इतने साल प्रिजनर रहा है तो वो क्या रिस्पॉन्स देंगी। जबकि उधर हमें जैंग को दिखाते हैं, वो शियांग के सामने आकर बहुत बढ़ के मार रहा था। कहता है कि देखो मैं तुमसे आगे निकल गया, क्योंकि अभी अभी वो लियो के साथ अपनी मैरिज रजिस्टर करा कर आ रहा था और बहुत ही जल्द वो दोनों अपने हनीमून पर भी जाने वाले थे। अब लियो ने तो हनीमून पर चले जाना था, तो यहाँ पर गर्ल्स मिलकर उसे एक फेयरवेल देती हैं। यहाँ पर सारी गर्ल्स बहुत अच्छा टाइम बिताती हैं और जैंग के थ्रू ये बात शियांग को पता चल गई थी कि यहाँ से वापस जाते हुए यजी अकेले होने वाली है, तो प्लीज तुम उसे घर तक ड्रॉप कर देना, तुम्हें थोड़ा क्वालिटी टाइम भी मिल जाएगा स्पेंड करने के लिए। और कुछ ऐसा ही था। यजी जा रही थी तो पीछे से शियांग आ जाता है और अपनी जैकेट उतार कर उसे कवर करता है जब उसे ठंड लग रही थी। अब उसे उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। वहाँ का सारा रास्ता शियांग को पहले ही पता था। यजी उससे पूछती है तो वो बताता है कि इन गलियों से मैं बहुत दफा गुजरा हूँ और इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं। शियांग यजी से कभी भी शो ऑफ नहीं करता था, लेकिन वो अक्सर उसका पीछा किया करता था, उसका शैडो बनकर उसकी सेफ्टी किया करता था। जैसे ही वो जेल से वापस आया था उसने यजी के बहुत सारे मोमेंट्स विटनेस किए थे। बहुत दफा वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश भी करता था, लेकिन फिर हिम्मत नहीं कर पाता था। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि शियांग यजी से कितना प्यार करता था, और वो भी एक अनरिक्वेटेड लव, जबकि वो चाहता था कि वो लिन से शादी कर ले, लेकिन फिर भी उसकी सुरक्षा के लिए उसका पीछा किया करता था। जबकि उधर लिन अब सीरियसली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था। वो एक ब्लाइंड डेट पर भी जाता है और उस लड़की के साथ वो सारा दिन बिताता है। पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से वो अपने दिल से यजी का प्यार निकाल कर किसी और के लिए फॉल कर सके। दूसरी तरफ हमें शियांग की एक और बात पता चलती है कि आजकल वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए फिर रहा है। उसकी कोशिश थी कि 7 साल में उसका जितना भी लॉस हुआ है वो सारा कवर करे और अपने कैरियर के उस पॉइंट पर पहुंचे जहां पर वो डिजर्व करता है। इस बात की वजह से यजी भी अक्सर अकेला फील करती थी, क्योंकि वो उसे ज्यादा समय नहीं दे पाता था, लेकिन वो उसकी मुश्किल को अच्छे से समझती थी और उसके साथ स्टैंड कर रही थी। एक दिन शियांग को एक प्रोजेक्ट पर अर्जेंट काम करना था, तो वो अपने ऑफिस में ही ओवर टाइम करने लगता है। मिस्टर शाओ तो उसे बहुत कहते हैं कि अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो, लेकिन उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। उसका कैरियर ही उसका पैशन था। वो चाहता था कि किसी तरह से इस काबिल बने कि यजी के बराबर खड़ा हो सके। जबकि उधर यजी के घर पर तबीयत खराब हो रही थी। उसके स्टमक में अचानक से पेन होने लगती है। वो शियांग को पहले कॉल मिलाती है, लेकिन शियांग उस टाइम पर अपना फोन साइलेंट पर लगाकर अपने काम में बिजी था। और उसके बाद वो लिन को कॉल मिलाती है। लिन उसके घर के करीब ही रहता था। वो फौरन से वहाँ पहुँच जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। कोई सीरियस इशू तो नहीं था, लेकिन उसकी पेन काफी क्रिटिकल थी।
लिन अब बाहर निकलता है और तुरंत ही शियांग को कॉल मिलाता है, लेकिन शियांग ने फिर से कोई कॉल अटेंड नहीं की थी। ये देखते ही लिन को काफी गुस्सा आता है। अब वो उसे घर लेकर जाता है और उसे रेस्ट करने के लिए लिटा देता है और उसके बाद उसके लिए नाश्ता प्रिपेयर करने लगता है। और यहीं पर शियांग की जब आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि काम करते करते वो सो गया था, अब सुबह हो गई है। वो फौरन से यजी को कॉल करता है उसकी मिस कॉल देखकर, लेकिन यजी सो रही थी। कॉल उठाता है लिन और साथ ही उसे डांट भी देता है। कहता है कि जिस समय यजी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब तुम उसके साथ नहीं होते। ये सुनते ही शियांग परेशान हो जाता है और दौड़ता हुआ उसके घर की तरफ आता है। देखता है तो यजी सो रही थी और लिन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया था। वो दोनों अब बाहर चले जाते हैं। लिन उससे कहता है मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम यजी को डिजर्व ही नहीं करते। इतने सालों जब तुमने उसे तकलीफ दी, उसे तड़पता छोड़ दिया, मैं उसके साथ था उसकी केयर करने के लिए, और अब भी जब तुम आए हो तो अपने कामों में बिजी हो, उसको टाइम नहीं देते। पता है वो कितना सफर कर रही है। लिन का कहना था कि केयर ही तो प्यार का दूसरा नाम होता है और मुझे लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा उसकी केयर करता हूँ और उसे डिजर्व करता हूँ। इसलिए ये मत समझना कि मैं गेम से आउट हो गया हूँ। तुम्हारा ये बिहेवियर देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं गेम में इन हूँ और मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। अब ये कहकर तो वो चला गया था और उसके बाद शियांग अंदर यजी के पास आता है। यजी की तबीयत थोड़ी तो बेहतर हुई थी, लेकिन शियांग को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। लिन की बातें सुनकर उसे वाकई लगने लगा था कि वो यजी को शायद डिजर्व ही नहीं करता। इतने में उसे फिर से ऑफिस से कॉल्स आने लगती हैं क्योंकि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में फंसा हुआ था। यजी सैड तो होती है, लेकिन फिर भी उसे कह देती है कि तुम अपने काम करो। हमें दिखाते हैं कि शियांग अपने ऑफिस में आजकल बहुत मेहनत कर रहा था। उसने बहुत से प्रोजेक्ट एट अ टाइम पकड़े हुए थे। इसकी वजह से उसकी हेल्थ भी डाउन हो रही थी। कई रातों से सो नहीं सका था। तो उसके बॉस मिस्टर शाह को उसकी काफी फिक्र हो रही थी। कहते हैं कि कैरियर तब रहेगा जब तुम्हारी हेल्थ रहेगी, इसलिए प्लीज खुद पर इतना प्रेशर मत डालो। मिस्टर शाह कहीं ना कहीं शियांग के बॉस से ज्यादा तो उसके फ्रेंड बन चुके थे। अब थोड़ी देर बाद जैंग शियांग को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे पता चला है तुम बहुत बिजी रहते हो। इतने दिन हो गए तुम्हारी यजी से कोई मुलाकात भी नहीं हुई, ना ही कोई बात हुई है। यजी परेशान हो रही होगी, इसलिए उसे मनाने का एक बहाना मैंने तैयार किया हुआ है। एक्चुअली उसने लियू के साथ कहीं जाना था और सारे फ्रेंड्स ने उनको सी ऑफ करने के लिए वहां पर आना था, तो वो वहीं पर ही शियांग को भी इन्वाइट कर लेता है। आज फिर शियांग ओवर टाइम कर रहा था। उसके सारे कोलीग्स तो चले गए थे, लेकिन फिर भी वो ऑफिस में ही जाग रहा होता है। इतने में यजी उसे कॉल मिलाती है, पर उसी टाइम पर शियांग अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी मम्मी अब्रॉड रहती थी और उन्हें हेल्थ से रिलेटेड शियांग की बहुत फिक्र होती थी। लेकिन शियांग जैसे ही वो कॉल बंद करता है, वो यजी को कॉल मिलाता, उससे पहले ही उसका फोन डेड हो जाता है। अब सुबह सुबह यजी को उसका मैसेज मिला था जो कह रहा था कि सॉरी मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका, अब लेट हो गया हूँ तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। लेकिन यजी ऑलरेडी काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो उसका समय चाहती थी। इतने सालों बाद वो उसकी लाइफ में आया था, लेकिन समय ही तो शियांग के पास नहीं था। अब जब लियू और जैंग ने अपने टूर पर निकलना था तो सभी फ्रेंड्स उनको सी ऑफ करने के लिए आते हैं। यहाँ पर यजी भी आई हुई थी, लेकिन थैंक्स गॉड एंड टाइम पर शियांग भी पहुंच ही जाता है, थोड़ा टाइम निकाल कर। अब सारे लोग उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। अब शियांग और यजी दोनों इकट्ठे वॉक करते हुए वहां से वापस जा रहे थे। शियांग उससे सॉरी करता है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। तो आगे से यजी कहती है सिर्फ एक शर्त पे माफ करूंगी, ये तुम्हारी पनिशमेंट है कि अब से रोजाना तुम मुझे गुड नाइट बोला करोगे, जैसे यूनिवर्सिटी टाइम में बोला करते थे। और फिर इसके बाद हमें युआन और जू को दिखाते हैं। युआन के साथ कुछ इशू चल रहा था। उसे अचानक से अपने सिर में पेन होने लगता है। वो परेशान तो काफी होता है क्योंकि उसके सिम्टम्स ठीक नहीं थे, लेकिन वो जू से कुछ भी शेयर नहीं कर रहा था। अब नेक्स्ट डे शियांग के ऑफिस में एक इन्वेस्टर आता है जो कि ओवरसीज से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर उनके साथ काम कर रहा था। लेकिन वो आते ही शियांग के बारे में कहने लगता है कि इसका असली नाम भी नहीं है और मुझे पता है कि इसके ऊपर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगा था। ऐसे इंसान के साथ मैं काम करना ही नहीं चाहता। शियांग जब ये सुनता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। उसने इतना ज्यादा जोर लगाया, इतना प्रेशर बर्दाश्त किया, इतनी मेहनत करी, लेकिन इन दी एंड लोग इस बात पर उसे रिजेक्ट करके चले जाते थे कि उसका पास्ट दागदार है। उस पर एक गलत इल्जाम लगा था जो आज तक उसे हॉन्ट कर रहा था। अब इस टेंशन की वजह से वो यहाँ पर स्मोकिंग करने लगता है। मिस्टर शाह उसके पास आता है और उससे कहता है आज शाम मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा, तो अभी भी डाउन फील मत करना, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जबकि उधर युआन आज हॉस्पिटल में अपने कुछ टेस्ट्स करा रहा था। लिन आज उसे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में देखकर काफी हैरान होता है, लेकिन युआन उसे कुछ भी नहीं बताता, बल्कि बात को इधर उधर घुमा देता है। ये नहीं कहता कि वो खुद बीमार है। शियांग आज बहुत अपसेट था। मिस्टर शाह के साथ उसने ड्रिंक किया था, वो थोड़ा बहुत ड्रंक था। इतने में वो यजी के घर आ जाता है। उसे आकर देखता है तो कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं। खाना वो पहले ही खा चुकी थी। फिर उसका टेबल बिखरा हुआ देखता है तो वो समेटने लगता है। वो उसकी किसी न किसी फॉर्म में हेल्प करना चाहता था, उसके लिए यूजफुल बनना चाहता था। लेकिन यजी उसे कहती है कि तुम बहुत परेशान हो, अपसेट हो, साफ नजर आ रहा है। लेकिन इतने सालों जब तुम नहीं थे, ये सारा कुछ करने की मुझे खुद
खुद आदत हो चुकी है। शियांग ड्रंक भी था तो ये सब सुनते ही वो टूट पड़ता है और कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। अगर मैंने जीशान पर हमला भी किया था तो सेल्फ डिफेंस की एक फॉर्म थी और काम तो मेरा किसी ने चोरी किया है। फिर लोग मुझे क्यों इस नज़र से देखते हैं कि जैसे मैं एक चोर हूँ। बचपन से लेकर अब तक पेंटिंग करना ही मेरा पैशन रहा है, तो आज इतने बड़े इल्जाम के बाद, इतने बड़े दाग के बाद कोई भी मुझे कबूल नहीं कर रहा। वो अपनी सारी कहानी सुनाता है कि जब वो जेल से बाहर निकला था तो बहुत अरसा तो वो लोगों से नजरें मिलाने से भी हेजिटेट करता था। वो हमेशा अपने फेस को छुपा लिया करता था जहाँ पर भी कोई उसे पहचानने की कोशिश करता था। यहाँ पर यजी उसे हक करती है और उसे तसल्ली देने लगती है। अब उसके बाद यजी ने उसकी हेल्प करने का फैसला किया था। उसकी वही कॉमिक बुक जो कि जीशान ने चुरा ली थी, उस पब्लिशर को वो अच्छे से जानती थी। उसकी 2-3 बुक्स उन्होंने ही पब्लिश की थी। वो वहीं की एक चीफ पब्लिशर के पास जाती है। अब जीशान के अंकल नहीं बल्कि मिसेज यू थी जो कि वहाँ की चीफ पब्लिशर थी। वो उनसे इसी बारे में कुछ डिस्कशन करने की कोशिश करती हैं। मिसेज यू को उस टाइम पर भी अच्छे से पहचान हो गई थी कि जीशान ने ही शियांग का काम चोरी किया है और अपने अंकल का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए जीशान ने वो बुक अपने नाम करा ली। मिसेज यू उससे कहती हैं कि मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अब इतने सालों बाद शायद सबूत इकट्ठे करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। जबकि उधर सारी फ्रेंड्स को आज पता चला था कि वो तो समझती रही थी कि शियांग बहुत मजे से अब्रॉड में कहीं अपना कैरियर बना रहा था, लेकिन वो बेचारा तो इतने साल जेल में सड़ता रहा था। वो सब भी बहुत दुखी हो जाते हैं। जबकि उधर हमें वेंजी और जीशान को दिखाते हैं। जीशान का एक ऑपरेशन हुआ था जिसके बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि ये कोमा से बाहर आ जाएगा। यही बात वेंजी भी फोन करके शियांग को बता देती है। शियांग आकर उसे देखना चाहता था, मिलना चाहता था, लेकिन वो उसे मना कर देती है कि इसके अंकल बहुत गुस्सा करेंगे। दूसरी तरफ हमें यजी की मम्मी को दिखाते हैं। आजकल वो अक्सर कुछ ऐसी बातें करती थी कि जो भी बोलती थी भूल जाती थी, बार बार वही काम करती थी। लिन को शक हो जाता है। वो एक बहाने से उन्हें हॉस्पिटल बुलाता है उनके रेगुलर चेकअप के लिए, लेकिन साथ ही साथ उनका सीटी स्कैन भी करा लेता है। उनको शक था कि इन्हें अल्जाइमर हो गया है। जब उसे कंफर्म होता है तो वो सीधा यजी के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी मम्मी को अल्जाइमर हो गया है। वो फौरन से डर जाती कि क्या एक दिन वो हमें भी भूल जाएंगी कि मैं कौन हूँ। लेकिन लिन उसे तसल्ली देता है कि अभी वो फर्स्ट स्टेज पर है, अगर हम उनकी अच्छी केयर करेंगे तो हो सकता है कि वो बेहतर हो जाए। लेकिन ये बीमारी बहुत बुरी थी। यजी ये सुनते ही एकदम अपसेट हो जाती है। उधर हमें जू को दिखाते हैं। उसे आजकल काफी वॉमिट वगैरह हो रही थी, लेकिन उसने अभी तक युआन से फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करी थी। शियांग को एक दफा यजी के डैड मिलने के लिए बुलाते हैं। वो उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि अब उसकी मम्मी भी बीमार हो गई हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो अपनी लाइफ में इतनी अपसेट है कि उसने कोई लाइफ पार्टनर चुना ही नहीं, ना ही हमसे मिलवाया है। उन्हें उन दोनों के पास्ट के बारे में पता चल चुका था। यहाँ पर वो शियांग से पूछते हैं कि तुम्हारा लाइफ के बारे में क्या ओपिनियन है। शियांग कहता है कि मैं सिर्फ यजी को खुश रखना चाहता हूँ। तो उसके डैड उससे क्वेश्चन करने लगते हैं, क्या तुम्हें पता है कि यजी की हैप्पीनेस किस चीज में है। अब ये सवाल बहुत गहरा था और शियांग भी इसी बारे में सोचने लगता है। डैड ने बोला था कि मेरी बेटी के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर वही होगा जो ये समझ पाएगा कि उसे लाइफ में कौन सी हैप्पीनेस चाहिए। अब उसके बाद शियांग और सारे फ्रेंड्स एक दफा मिलते हैं जब जैंग और लियू वापस आ गए थे। तो यहाँ पर जैंग एक दफा साइड पर शियांग से कुछ बातें करने लगता है। वो उससे कहता है कि पता है ये चारों गर्ल्स, इनके बारे में मैंने एक चीज नोटिस की है। ये ऊपर से जितनी ही स्ट्रॉन्ग दिखती हैं, ये अंदर से इतनी ही डेलिकेट है। इनको एक शोल्डर का सहारा चाहिए, एक ऐसा शोल्डर जो रिलायबल हो। और ये बात शियांग के दिल को लगी थी। वाकई यजी भी ऐसी ही थी। वो ऊपर से जितनी ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वुमन दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इतनी ही सेंसिटिव। उसके बाद हमें लिन को दिखाते हैं। वो यही सोच रहा था कि वो हमेशा किस तरह से यजी का चोरी चोरी ख्याल रखा करता था। इवन के यजी की सबसे पहली बुक्स जो पब्लिश हुई थी वो भी लिन ने ही उसके लिए बहुत भाग दौड़ की थी। उसका काम जाकर बहुत से एडिटर्स को दिखाया था और फिर फाइनली जब उसका काम पसंद आया था तो उसकी बुक्स पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी, जिसके बाद से उसके कैरियर को पर ही लग चुके थे। वो जब भी कहीं अपनी कोई एग्जीबिशन करना चाहती थी तो लिन उसकी हेल्प करता था। उसको बिना बताए वो आर्ट गैलरी वालों से बात कर लेता था और बहुत कम रेंट पर वो उसे वो जगह दे दिया करते थे। और तो और ये ऑफिस जो यजी के पास अभी था, ये सारा सेटअप कराने में भी उसी ने ही हेल्प की थी। और जू ने भी देखा था, उसने वो सारे प्लांट्स भी वहाँ पर लगाए थे जो यजी को पसंद थे। वो उससे कहती है कि तुम अगर उससे इतना प्यार करते हो तो छुपे हुए क्यों हो, उसकी इतनी केयर करते हो तो उसे दिखाओ भी सही। लेकिन लिन कहता था मैं बचपन से लेकर अभी तक ऐसे ही करता आया हूँ, हमेशा चोरी चोरी मैं यजी की हेल्प करता हूँ, उसकी केयर करता हूँ। मैं बस उसकी लाइफ का एक एनोनिमस हीरो ही रहना चाहता हूँ। जबकि उधर जीशान को होश आ जाता है। उससे मिलने के लिए काफी लोग आए थे। चीफ एडिटर यू भी वहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन जीशान की हरकतें 7 साल बाद भी नहीं बदली थी। कॉमे से निकलते ही वो उल्टी सीधी बातें करने लगता है। वो हर किसी को लुक डाउन कर रहा था। किसी के लाए हुए फ्रूट्स भी उसे पसंद नहीं आते थे। और तो और वो ये भी कहता है कि शियांग उसके लिए सजा बहुत छोटी थी, उसे तो इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। अब इसी बात पर वेंजी की और जीशान की काफी बहस भी हो जाती है
और अंकल बहुत मुश्किल से उनको चुप कराते हैं। अब यीशान एक दिन मिस्टर शाओ से मिलने के लिए आता है। मिस्टर शाओ उसी की बुक को एक एनिमी में चेंज करना चाहते थे, ये उनके क्लाइंट की डिमांड थी। लेकिन यीशान यहाँ पर बहुत नखरा दिखाता है और कहता है कि मैं क्यों आपके साथ काम करूं जब मेरा काम चोरी करने वाला शियांग आपके ऑफिस में एक डायरेक्टर के तौर पर फिर रहा है। उसी टाइम पर शियांग ऑफिस के बाहर खड़ा उनकी बातें सुन लेता है जब मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम प्लीज यहाँ काम करने के लिए मान जाओ, शियांग की पोस्ट मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये क्लाइंट मैं अपने हाथ से नहीं निकलने दे सकता। शियांग को तुम समझो कि मैंने आज ही फायर कर दिया। शियांग ये सुनते ही एकदम इमोशनल हो जाता है। मिस्टर शाओ से कहने लगता है कि आपको तो मैं अपना दोस्त समझता था, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ। अब ये सुनते ही शियांग अपने घर पहुंचता है। यजी भी उसके साथ थी। अब उसकी जॉब भी उससे छिन चुकी थी। वो आते ही अपनी चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है और बहुत रोता है, बहुत अपसेट होता है। कहता है कि बचपन से लेकर अब तक मैं एक एम्बिशन लेकर चल रहा था, मुझे बताओ मेरी गलती कहाँ पर है, क्यों किस्मत मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही है। वो इतना ज्यादा गुस्से में पागल हो रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो यजी को भी कह देता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं, प्लीज मेरे करीब मत आओ, यहाँ से चली जाओ। जबकि वहाँ पर मिसेज यू अभी भी बहुत सारे एविडेंसेस तलाश करने की कोशिश में थी। जबकि यीशान थोड़े दिनों बाद मिस्टर शाओ के ऑफिस में पहुंचा हुआ था। वो बहुत नखरे में था और इन्वेस्टर भी वहां पर पहुंच चुका था। लेकिन मिस्टर शाओ कहते हैं कि कुछ और गेस्ट हैं जिन्होंने अभी आना है, और वो कोई और नहीं बल्कि यजी, शियांग और उसके साथ साथ वेंजी और मिसेज यू थे। मिसेज यू यहाँ पर आते ही बहुत सारे एविडेंसेस दिखाने लगती हैं। उनके पास एक ड्राफ्ट पड़ा हुआ था जो उन्होंने पुराने रिकॉर्ड से निकाला था। यीशान की फुल फॉर्म देने से पहले ही शियांग का ड्राफ्ट उसकी कॉमिक से इतना मैच कैसे करता था, ये क्वेश्चन मार्क था। लेकिन यहाँ पर यीशान कहने लगता है कि अब तो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं इतने साल कॉमा में रहा हूँ। मेरे हाथ जितना टैलेंट था वो सारा कुछ इस शियांग ने वेस्ट करा दिया है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर मिस्टर शाओ ने उस इन्वेस्टर के सामने कुछ प्रूफ करना था। मिस्टर शाओ खड़े होते हैं और वो लोग लॉजिकली प्रूफ करने लगते हैं कि किसी का ड्राइंग स्टाइल तो आप कॉपी कर सकते, लेकिन सेंसेस ऑफ कलर नहीं। और यहाँ पर वो लोग एविडेंसेस के साथ ये साबित करते हैं कि शियांग का स्टाइल तब से लेकर अब तक यही रहा है, जबकि यीशान इसने सिर्फ एक ही बुक लिखी है और इसका पुराना स्टाइल बहुत डिफरेंट था। और इसी बात से यहाँ पर साबित हो जाता है। और अंकल भी यीशान पर बहुत गुस्सा करते हैं कि इस गंदे खेल का तुमने मुझे भी हिस्सा बनाया। अब वो इन्वेस्टर बहुत शर्मिंदा होता है और शियांग से माफी मांगता है और कहता है कि एक्चुअली मैं सिर्फ अपने नाम को लेकर परेशान था, आइंदा के लिए मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करना चाहूंगा फुल रिस्पेक्ट के साथ। अब फाइनली शियांग का ये इशू तो रिजॉल्व हो गया था। यहाँ पर मिस्टर शाओ को भी वो थैंक्स करता है। वो समझ नहीं पाया था, लेकिन वो वाकई उसका सच्चा दोस्त था। उधर जू आज युआन से बात करती है बेबीज को लेकर, तो उसे पता चलता है कि युआन ये समझ रहा था कि जू अभी बेबीज नहीं चाहती, जबकि जू को ऐसा लगता था कि युआन पहले अपना कैरियर सेट करना चाहता है। लेकिन एक्चुअली उन दोनों को ही बेबीज बहुत पसंद थे। जू युआन को बताती है कि एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही युआन बहुत खुश हो जाता है। वो आज अपनी मम्मी से मिलने गई हुई थी, क्योंकि लिन ने कहा था कि उनकी बीमारी काफी क्रिटिकल हो चुकी है और अब हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। लेकिन मम्मी यहाँ पर भी कुछ उल्टी सीधी बातें कर रही थी, बार बार एक ही बात को दोहराती थी, कभी कभी भूल जाती थी कि उनकी बेटी की एज भी क्या है। लेकिन वो बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि एक रिलायबल लड़का इसे मिले और वो उससे शादी कर ले, ताकि हम सुकून से इस दुनिया से तो जा सके। अब इसके बाद यजी शियांग को मिलने के लिए बुलाती है। वो भी उसे अपनी मम्मी की सी बीमारी के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे फ्यूचर को लेकर बहुत डर लगता है कि जैसे हमारे पास टाइम बहुत कम है, जितने भी दिन है इंसान को अच्छे से जी लेने चाहिए। शियांग अब यजी के इतने ओपन रिमार्क्स पर क्या उसे प्रपोज करेगा, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। जैंग शियांग को एक कॉल करता है और उसे भाषण देने लगता है कि अगर अभी नहीं तो फिर तुम यजी को कब अपनाओगे, जब लिन उसे अपने साथ दुल्हन बनाकर ले जाएगा तब उसे प्रपोज करोगे क्या। लेकिन शियांग उसकी एक बात भी नहीं सुनता, बस उसके मन में कुछ और ही चीज लगी हुई थी। जबकि दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाते हैं। वो आज अपनी उसी ब्लाइंड डेट से मिल रहा था। वो उस लड़की को साफ साफ बता देता है, कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। और ये सुनते ही वो गर्ल भी अपने असली रूप में आ जाती है, उसके सामने ड्रिंक करने लगती है और वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं, दिल खोल कर एक दूसरे से बातें करते हैं। वो बोलती है अब मुझे तुम्हारे सामने प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं एक गुड गर्ल बनने के लिए। और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि एक्चुअली मैं खुद भी ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहती थी, सिर्फ मेरे डैड का दबाव था। उसका एक बॉयफ्रेंड था हाई स्कूल टाइम से जो अब मिसिंग हो गया था। वो उसी की तलाश में अब अब्रॉड से यहाँ चाइना वापस लौटी थी और वो यही विश करती थी कि मुझे जल्दी वो मिल जाएगा।
जबकि दूसरी तरफ हमें शियांग को दिखाते हैं, वो बहुत कंफ्यूज था। एक्चुअली उसने रिंग भी खरीदी हुई थी, बस ठीक टाइम के बारे में सोच रहा था कि यजी को प्रपोज कब करे। दूसरी तरफ युआन आजकल बहुत सैड फिर रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे बताया था कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और शायद उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए 3 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़े। चांसेस के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसलिए नेक्स्ट डे जब जू अपने काम पर चली जाती है तो वो एक अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो ये सारा कुछ कह देता है। बोलता है कि जब ये वीडियो तुम्हें मिलेगी तो इस वक्त मैं दुनिया में नहीं हूँगा, और इसके साथ साथ वो उसे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी देता है। कहता है कि हमारे बेबी का अच्छे से ख्याल रखना, और मैं चला जाऊं तो उसके बाद सैड मत होना, सारी जिंदगी अकेले ना फिरना, मेरे से अच्छे किसी बेहतर और रोमांटिक इंसान से शादी कर लेना। ये सारा कुछ रिकॉर्ड करते हुए उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने फेस पर एक स्माइल सजा लेता था। इन दी एंड जैसे ही उसकी शूटिंग खत्म होती है तो वो कैमरा बंद करके बहुत सारा रोता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जू भी उस वक्त घर वापस लौट आई थी और दरवाजे के पीछे खड़ी वो ये सारा कुछ सुन रही थी और अपने आंसू दबा रही थी ताकि यॉन को पता न चले कि उसने सब सुन लिया है। अब वो कुछ भी कहे बगैर घर से बाहर चली जाती है और एक सुनसान रोड पर चलती जा रही थी और रोती जा रही थी। उसे नहीं समझ आ रही थी कि लाइफ उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि यजी एक दिन अपने ऑफिस में अपने गार्डन का ख्याल रख रही थी। कितने में शियांग वहां पर आता है रिंग लेकर। वो दूसरी तरफ मुड़ती है तो लिन भी आया हुआ था और वो दोनों बॉयज एट अ टाइम उसके सामने अपनी प्रपोजल रिंग कर देते हैं। एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहते थे, लेकिन यजी ने उन दोनों को क्या जवाब दिया ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि यजी अपने मम्मी डैडी की एनिवर्सरी को ग्रैंड बनाने के लिए बहुत सारी प्रेपरेशंस कर रही है। डैड तो जितने भी दिन बचे थे बस उसकी मम्मी के साथ अच्छे से बिताना चाहते थे, लेकिन यजी अक्सर बहुत सैड हो जाती थी। मम्मी को डैड तो याद रहते थे, लेकिन यजी को अक्सर पहचानती भी नहीं थी। अपनी मम्मी की नजरों में एक स्ट्रेंजर बन जाना ये बहुत तकलीफ दे था। और यजी की ये सारी प्रेपरेशंस कराने में उसकी फ्रेंड्स भी पूरी हेल्प कर रही थी, लेकिन सभी काफी परेशान थी। कहती थी कि जू आजकल नजर नहीं आ रही, वो बहुत खोई है और ना ही किसी प्रेपरेशन में कोई भी हिस्सा लेती है। और दूसरी तरफ शियांग भी एनिवर्सरी की प्रेपरेशन के लिए बार में पहुंचा हुआ था। उसे लगता था कि इस बार से ज्यादा स्पेशल जगह इस इवेंट के लिए और कोई भी नहीं हो सकती, और एक्चुअली यजी भी कुछ ऐसा ही सोचती थी। वो भी यही बात करने के लिए उस बार ऑनर के पास आई हुई थी। उन दोनों के ख्यालात बहुत मिलते थे, ये बात वो दोनों अच्छे से जानते थे। अब थोड़ी देर यजी यहाँ पर बैठकर शियांग से बातें करती है। जब वापस जाने लगी थी तो वो उसे ड्रॉप करना चाहता था, लेकिन वो उसे रोक देती है। शियांग को लगा था कि शायद अब ये मेरे प्रपोजल से भी इनकार कर देगी, लेकिन यजी मुड़ती है और उससे कहती है कि इवेंट की प्रेपरेशन में मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत होगी, इसलिए प्लीज जरूर आना। दूसरी तरफ हमें जू को दिखाते हैं। 3-4 दिन तो उसने छुपाए रखा, अपने आंसू पिए रखे, लेकिन उसके बाद वो यॉन को जाकर हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इस दुनिया से जा रहे हो। उसी टाइम पर हमें लिन को भी दिखाते हैं। लिन के पास न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की एक डॉक्टर आई हुई थी जो उसे सारी रिपोर्ट्स दिखाती है जो कि डॉक्टर युआन ने अब तक छुपाई हुई थी, लेकिन उन रिपोर्ट्स में एक गड़बड़ थी। एक्चुअली उनसे कुछ मिसकैलकुलेट हुआ था, किसी और का एग्जामिन उन्होंने इस पर लगा दिया था। और लिन उसी समय गुड न्यूज देने के लिए युआन को कॉल करता है। उसी समय जब वो और जू दोनों रो रहे थे, वो उसे बताता है कि तुम्हारे ब्रेन में कोई ट्यूमर नहीं है, तुम्हारे सारे टेस्ट बिल्कुल क्लियर हैं, सिर्फ एक गलती हुई थी। अब जब जू को युआन की टेंशन खत्म होती है तो वो दोबारा से हैप्पी हो जाती है और आकर फिर यजी से पूछने लगती है कि दोनों बॉयज तो तुम्हें फाइनली प्रपोज कर ही दिया है, तो तुम किसको चूज करने वाली हो। यजी उससे कहती है कि अभी मैंने खुद भी फैसला नहीं किया। ये सुनकर जू से काफी तंग करती है और कहती है एक्चुअली मेरा बेबी बहुत क्यूरियस है और ये जानना चाहता है। अब नेक्स्ट डे जब एनिवर्सरी का इवेंट था तब शियांग यजी की हेल्प करने के लिए ऑफिस में पहुंच जाता है और उसके साथ बहुत सारा सामान ट्रांसफर कराता है उसी कैफे में जहां पर सब लोग तैयारियां कर रहे थे। यहाँ पर लिन भी पहुंच जाता है। शियांग और लिन दोनों एट अ टाइम एक दूसरे को देखकर काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। ऑफ कोर्स वो दोनों रोमांटिक राइवल्स जो थे। अब थोड़ी देर बाद अंकल वहाँ पर आंटी को लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग उनके इस इम्पोर्टेंट इवेंट को विटनेस करने के लिए आए थे। यहाँ पर मम्मी बहुत शर्माती हैं जब डैड उनको बहुत सारी रोमांटिक बातें करते हैं और पुरानी बातें भी याद दिलाते हैं जब उनकी नई नई शादी हुई थी। एक्चुअली यहाँ पर वो जिस तरह की बातें बोल रहे थे तो उससे शियांग को समझ आ जाती है कि यजी भी अपनी मम्मी और डैडी जैसी होगी, क्योंकि जैसी उन्होंने उसको तरबियत दी है वो भी यही सोचेगी जैसा कि डैड सोचते हैं। उसके डैड के नज़दीक हैप्पीनेस का मतलब यही है कि आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ ही सारी जिंदगी बिताओ, खुशी के पल, दुख के पल, इवन कि आप दोनों बूढ़े इकट्ठे हो। अब शियांग समझ जाता है कि यजी भी यही चाहती होगी, वो उसी के साथ गेटिंग ओल्ड होना चाहती है। अब थोड़ी देर बाद जब वो ड्रिंक कर रहा था तो वो देखता है कि लिन जाकर यजी के साथ खड़ा कुछ बातें कर रहा है।
वो जेलस तो होता है लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं करता। इतने में यजी की मम्मी आकर शियांग को देखती हैं। वो उसे देखकर पहचान तो नहीं पाती, लेकिन बस इतना ही कहती है कि तुम काफी हैंडसम बॉय हो और लगता है मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है। जबकि उधर लिन आज यजी को कह देता है, उसकी वही विश बोल देता है जो उसने विश अपने स्कूल के विशिंग हॉल में लिखी थी। वो सिर्फ यही रियलाइज कराना चाहता था कि वो विश मुझे मिल चुकी है, तो अब तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन यजी सिर्फ और सिर्फ स्माइल करती है, इसके आगे उसे कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद दिखाते हैं कि एनिवर्सरी खत्म होने के बाद शियांग और यजी वहाँ से वापस जा रहे थे। यहाँ पर शियांग उसे रोकता है और उससे कहता है कि मेरी रिंग तुम्हारे आंसर का वेट कर रही है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि अगर मेरी लाइफ के साथ वो इंसिडेंट ना हुआ होता तो शायद अब तक हम दोनों इकट्ठे भी होते। लेकिन यजी उसे कहती है कि हर चीज का कोई ना कोई पर्पस होता है। अगर वो इंसिडेंट ना होता, ना हमारे बीच कोई फासला आता, तो आज क्या हम दोनों जिंदगी को इस ढंग से देखते जैसे आप देख पा रहे हैं। हम लोग इतने मेच्योर और इतने सक्सेसफुल कभी भी ना हो पाते। यहाँ पर शियांग ऐसा करता है कि अपना ब्रेसलेट यजी को दे देता है और कहता है कि जिस दिन तुम्हारा मन बदले और तुम मुझे यस करना चाहो तो आना, ये ब्रेसलेट दे के अपनी रिंग ले लेना। इसके बाद यजी अपने रास्ते पर चली जाती है, लेकिन फाइनली उसने डिसाइड कर लिया था। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यजी का एक ग्रूम आ चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि शियांग ही था जिसे उसने अपना लाइफ पार्टनर चुना था। और उनकी वेडिंग सेरेमनी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।